ओके। पहले मेरा ख्याल है अब स्टार्ट करते हैं। राइट, क्योंकि इसमें एडमिट करने का तो कोई चक्कर नहीं है ना, जो भी आ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली इन होता जाएगा। अब तक टोटल 90 लोगों ने ही ज्वाइन किया है, तो जिन्होंने एडिशन नहीं करना था वो, या तो मेरे ख्याल में लिंक हर जगह हमने नहीं दिया। मैंने तो डिस्कशन में भी भेजा है और उधर भी भेजा है। ये साहब कह हम्म। रहे हैं कि अलाउ भाई नहीं हो रहा। रूम लिंक बस शेयर। अब तो रिकॉर्डिंग वैसे भी हो रही है, अब तो कोई इश्यू नहीं होना हाँ चाहिए जो नहीं चलो, कर पा रहे हम हैं। लोग शुरू करते हैं। वैसे ही 20 मिनट्स इसमें ही निकल गए यार। जी। चले जी। मेरा ख्याल है कि इसको हम थोड़ा सा, ये सेशन हम लोगों ने किया है ब्रेन स्टॉर्मिंग का, तो अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिएगा ताकि इसमें जो अपकमिंग रिजल्ट सीजन है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। और उसमें जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं और पोटेंशियल स्टॉक्स है वो देखेंगे। आइडिया किस तरह लेना है, क्या करना है, अगर आज के दिन अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है या आज के दिन कोई डिसीजन लेने जा रहा है, तो उसको किस तरह से जो है ना वो चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, किस तरह से ब्रॉडर वे में देखना Stop. चाहिए चीज़ों को। म्यूट कर लें प्लीज। तो अम, इसको हम डिस्कस करेंगे। हमें 3 चीजें कवर करनी है, ट्राई करेंगे जल्द से जल्द इन चीजों को जो है वो वाइंड अप करें। हम पीएसएक्स पे बात करेंगे 30-40 मिनट्स, उसके बाद यूएस मार्केट पे बात करेंगे अराउंड 15-20 मिनट्स, और फिर इसी तरह हम क्रिप्टो में भी थोड़ा सा बात करेंगे 15-20 मिनट्स। तो उसके लिए लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एक जो हमारा एजेंडा है, सबसे पहला पॉइंट कि पोटेंशियल सेक्टर्स कौन कौन से हैं और उसको हमने देखना किस तरह से है। ये अभी जो आपके सामने है ये तो एक जस्ट ये किसी के पास पेन भी है क्या जो चार्ट पे करा है? ओके, एनीवे। तो हमें किस तरह से देखना है, किस तरह से ओवरऑल पिक्चर को एनालाइज करना है। तो एक ब्रॉडर वे में थोड़ी सी एक चीज मैं आपको बताऊं कि चीजों को ओवरऑल किसी भी मार्केट को, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो ऑयल मार्केट हो, चाहे वो क्रूड मार्केट हो, चाहे वो कोई सी भी मार्केट हो, कौन सी मार्केट किन फंडामेंटल्स की वजह से चलती है और कौन सी मार्केट किन फंडामेंटल की वजह से नीचे आती है। और वो फंडामेंटल या वो कोर जो चीजें होती हैं वो मोटी-मोटी एक आदमी को, नॉट डीपली के बहुत बहुत कुछ सोचना है या बहुत कुछ आदमी को उसके बारे में एनालाइज करना है, बहुत डीपली जाना है, वो इसका अपना अपना वो है कि अगर करना चाहे। लेकिन क्या क्या मोटी चीजें आपको देख के एक पहले ब्रॉडर वे में अपने आप को एक एनालाइज करना होता है कि यार मेरे लिए एक दुनिया के अंदर 5-6 मार्केट्स ओपन है, तो मैं किस तरफ जाके किस वक़्त पे किस चीज़ को लेना है और किस वक़्त पे किस मार्केट से बाहर आ जाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एनालाइज़ करें इन चीज़ों को, अ, एक वॉर की सिचुएशन आई। वॉर की सिचुएशन जब डेवलप होना शुरू हुई, तो गोल्ड की मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, ऑयल की मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, और हम सारी ओवरऑल जो टेम्परेरी तौर पे जो स्टॉक मार्केट थी वो नीचे आना शुरू हुई। तो एक वे ये है देखने का कि किस वक़्त किस चीज़ में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आप चूज़ करना चाहिए। पाकिस्तान में तो आई डोंट नो, एक पीएसएक्स है और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। उसके अंदर आपके पास गोल्ड, सिल्वर और ये सब चीज़ें, आप ऑयल वग़ैरह ट्रेड कर सकते हैं, और पीएसएक्स में आप ये चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे आपके पास कुछ ना कुछ अकाउंट होने चाहिए जिसमें आप फ्रीक्वेंटली कुछ चीज़ों को मूव करके इन चीज़ों से हर हर तरह की सिनेरियो से बेनिफिट ले सकें। बहुत ही कम ऐसा सिनेरियो होता है जिसमें ओवरऑल हर चीज़ ही गिर रही हो। वो तो एक बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, सेंचुरी में 1-2 दफ़ा ही आते होंगे। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ नीचे गिर रहा होता है और कुछ ना कुछ ऊपर जा रहा होता है, तो इन चीज़ों को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक ब्रॉडर वे में हम सिर्फ़ स्टॉक मार्केट की अभी फ़िलहाल बात करते हैं। तो स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो मैं लेके जाऊँगा आपको 2023 के जून में, जब हम ऑलमोस्ट नियर टू डिफ़ॉल्ट थे। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं कि
जब हम बिल्कुल नियर टू डिफ़ॉल्ट होंगे, तो ज़हन होता है लोगों का कि यार ये चीज़ें जो है ना बहुत अब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी मार्केट, और मतलब ये है कि स्टॉक प्राइसेज़ जो है वो आई डोंट नो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहेगी या नहीं। तो उसका आंसर ये है कि क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट एक तो स्टॉक मार्केट जो है वो फॉरवर्ड ड्रिवन होती है। जब भी आपको चीज़ें देखनी है वो 6 महीने आगे की देखनी है। तो जब आपको ये एनालाइज़ होना शुरू हो जाए कि मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हुई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो राइट डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं, या आपको टनल से एक छोटी-सी लाइट नज़र आ रही है, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ानी चाहिए। जिस पे हमने बहुत दफ़ा ग्रुप में ये बोला था 2023 के जून में कि ये प्राइसेज़ हैं क्योंकि ये क्राइसिस है। ये प्राइसेज़ हैं क्योंकि ये क्राइसिस है, क्योंकि अगर डीजी खान आपको ₹40 में मिल रहा था, वो इसीलिए मिल रहा था क्योंकि वो क्राइसिस थे। वो उस वक़्त लोग बोले थे यार डीजी खान के पास बहुत ज़्यादा डेब्ट है, तो ये 22% का इंटरेस्ट रेट है। तो भाई उसी रीज़न की वज़ह से तो वो ₹40 पे है। उस अगर वो रीज़न वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होगा, तो वो ₹40 पे थोड़ी रहेगा, फिर वो उसके बाद ऊपर जाना शुरू होगा। तो आपने आगे का देखना है कि अगर वो ₹40 पे था उस वक़्त और आज 160 पे भी लोगों को अच्छा लग रहा है, तो उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है कि वो हमने क्यों मिस किया? वो आगे जाके हमने मिस नहीं करना है, यही हमारा लेसन लर्न है और यही ये चीज़ें हमें सीखनी है। अब क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है? मोटी-मोटी 4-5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसको मैं प्रेज़ेंटेशन फ़ॉर्म में नहीं ला पाया हूँ, लेकिन इसकी जो रिकॉर्डिंग है जब ये शेयर होगी तो ये प्रेज़ेंटेशन फ़ॉर्म में भी आएगी। जो-जो चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे अज़हर भाई हैं, दोस्त हैं, वो इसको कंपाइल करेंगे प्रेज़ेंटेशन में और वो इन चीज़ें मोटी-मोटी चीज़ों को एक स्लाइड्स की सूरत में भी लेकर आएँगे। अच्छा, अब जो 4-5 चीज़ें होती हैं, जैसे आपका अ डॉलर यूएसडी रेट ने, और सबसे पहली बात सिर्फ़ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा वेटेज पाकिस्तान के अंदर आपको देना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी को। 50% ऑफ द वेटेज आपको इस चीज़ में देना है। अगर आज के दिन भी जब सब बुलिश हैं, सब बहुत अच्छे हमारी इकोनॉमी जा रही है, हर चीज़ बेहतर है, हर चीज़ ठीक चल रही है। आज अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज कोई न्यूज़ आ जाए, कल मार्केट आप चला के दिखा दें मुझे। कल मार्केट चलेगी क्या बल्कि डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कायम रहती है और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म पीएसएक्स। ये तो आपने ज़हन-नशीन कर लेना है और इसमें मैंने कई दफ़ा ये बात कही है और कुछ लोगों ने कोट भी किया उसको आफ्टर दैट कि हमारी जो पीएसएक्स में या पाकिस्तान में जो अम, जो अ, ड्राइव करती है वो एक एक आप लोग समझ गए होंगे कि जो ड्राइविंग फैक्टर है वो समथिंग डिफरेंट है। तो वो जो ड्राइविंग फैक्टर है और वो और गवर्नमेंट के साथ अगर रिलेशनशिप सही है और उसके बाद अपोज़िशन चाहे कुछ भी नारे लगाती फिर रही है, उसमें इस मार्केट को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्शन के बाद अपने आप को वापस ले लेगी। लेकिन जब भी आपको जो ड्राइव करते हैं इस कंट्री को, उसमें और गवर्नमेंट के दरमियान ज़रा-सी भी कोई ऊँच-नीच नज़र आए, तो आपने मार्केट से आहिस्ता-आहिस्ता या कंप्लीटली अगर बहुत इंटेंस हो गई है सूरत-ए-हाल, तो आपने मार्केट से बाहर आना है। ये एक फैक्ट है, चाहे उसको कोई कुछ भी बोलता रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये ऐसा ही होता है। और ये हम कोई 15-20 साल से देखते हुए आ रहे हैं। इस मार्केट में तकरीबन 18-20 साल हो गए इस मार्केट में। इसमें हर फेजेज़ देखें, ऊँच-नीच, ये पॉलिटिकल और ये वो और बहुत चीज़ें आप समझ में आई हैं। तो आपने ये एक फैक्टर तो ये हो गया पॉलिटिकल साइड पे। दूसरी अब आप आ जाएँ इकोनॉमी साइड पे। ये 50% का वेटेज इस पर दे दिया, 50% का वेटेज आप इकोनॉमी पे। इकोनॉमी अगर कहाँ पे जा रही है, इस वक़्त कहाँ पे खड़ी है और जून 2023 में कहाँ पे खड़ी हुई थी। इंटरेस्ट रेट 22% पे था, तो जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट आपका कम हुआ, वो फैक्टर इन होना शुरू हो गई प्राइसेज़। ग्याल ₹60 से ₹420 का हुआ, ₹460 का हुआ। बहुत सारे स्टॉक हुए, ₹40 से डीजी खान का हुआ, ₹20 से ₹80 मैपल लीफ हो गया। इस तरह के जिन फैक्टर का इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों पे, वो चीज़ें
इसमें फैक्टर इन होना शुरू हो गई। तो एक तो ये हो गया इन्फ्लेशन है, यूएस डॉलर और पाकिस्तान रुपीस का जो है वो रिलेशन है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो आपका इन्फ्लेशन है और जो इंटरेस्ट रेट है, ये 4-5 मोटी-मोटी चीज़ें ये आपको अपने ज़हन में रखनी है और इन चीज़ों को अ, मॉनिटर करते रहना है कि इन्फ्लेशन के नंबर अब ट्यूसडे को आएँगे तो क्या क्या आ सकते हैं। अभी हमारा इन्फ्लेशन कोई 3 पॉइंट समथिंग पर है या 4 पर कुछ इसी तरह से है और फ़ोरकास्ट ये है कि ये बहुत मैक्सिमम गया तो 7% पे इस चला जाएगा, अगर गया तो। और जबकि हमारा इंटरेस्ट रेट अभी भी 11% पर है, तो अभी भी हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के अब कोई चांस नहीं है, या तो स्टे रहेगा और आहिस्ता-आहिस्ता करके नीचे आके 9, साढ़े 9, 8, साढ़े 8 कहीं यहीं पे आके चीज़ों के रिफ्लेक्ट यहाँ पे रहेगा। अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि अब हमें इस ये मैंने आपको ब्रॉडर पिक्चर बता दी कि इस तरह से चीज़ों को जो है वो एनालाइज़ करके सबसे पहले तो अपने ज़हन बनाना है कि यार मेरे लिए इस वक़्त सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी क्या है? कौन-सी ऐसी मार्केट है जिसके अंदर मैं अभी इस वक़्त ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ? क्योंकि अल्टीमेटली गोल सबका यही है कि ज़्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। अब जब ये चीज़ें आपने एक ज़हन में कर ली कि हाँ यार ठीक है, ये जब चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, मैंने या तो वो रन ले लिया था या मैंने वो रन अभी छोड़ दिया, तो अब मैं आज जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि सारी चीज़ें अभी अंडर कंट्रोल हैं, इसमें कोई इस वक़्त प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह पर है जबकि आपके पास आपने एक बहुत बड़ा रन मिस किया है, जिसमें 5x 10x चीज़ें हो गई, साज़गार 100 से 1200 हो गया, गैल 5x हो गया, जीएचएनआई 3x हो गया, मैपल लीफ 3x हो गया, 4x हो गया। तो क्या अब भी ये रैली मुझे मिलेगी? तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपने ये ज़हन बनाना है कि ये जो अपकमिंग रिज़ल्ट सीज़न आ रहा है, इसमें मैं आज अगर कोई चीज़ इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए मैक्सिमम गेन क्या होना चाहिए? तो मैक्सिमम गेन आपको ज़हन में 25% ही लेना चाहिए। इससे ज़्यादा वो भी बहुत अच्छा गेन है। इससे ज़्यादा अगर कोई सोचे कि जी मेरे पैसे इसमें डबल हो जाएँगे, तो वो बहुत हाई रिस्क में चला जाएगा और उसमें लूज़ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे एज़ कम्पेयर टू कमाने के। तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ सारी चीज़ें वन बाय वन। तो सबसे पहले तो आप ये ज़हन में बनाएँ कि बहुत ज़्यादा आपको बड़े-बड़े गेन मिलने वाले नहीं हैं इस रिज़ल्ट सीज़न में, क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न अभी करीब में है। कुछ चीज़ें फैक्टर इन हो रही हैं, कुछ हो होंगी और फिर आपको जो है वो जो गोल है आपका आज के हिसाब से 20 से 25% होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर अब ये बात हो गई, एक ज़हन हमने इकोनॉमी का बना लिया कि ठीक है, सब चीज़ें ठीक है। एक ज़हन हमने ये बना लिया यार 20-25% का गोल लेके चलते हैं, इससे ज़्यादा का गोल लेके नहीं चलते हैं, थोड़ा-सा बैलेंस लेके चलते हैं चीज़ों को। कहाँ पे अब ये कॉटरेज ले लीजिए वो तो म्यूट कर लें प्लीज़ अपने चल रहा आप वो को। हो गया कौन वो साहब हैं ये? उसमें लगा हुआ है हाँ पहले बात दो दे पहले एक मार्शल की है हलीम साहब, म्यूट कर लें प्लीज़। अच्छा, तो ये तो ज़हन में आपने बना ली चीज़ें ना। अब मैं आपको अम, जो हमारा मेन एजेंडा है वहाँ लेके चलता हूँ। अब पोटेंशियल सेक्टर कौन-कौन से हैं? अब हमें ये चीज़ें देखनी है, हमारी चीज़ें चीज़ें समझ में आ गई कि अभी हमने किस तरह से देखना है। पोटेंशियल सेक्टर्स कौन-कौन से हैं और उसमें तो हर चीज़ों को इतनी शॉर्ट टाइम में कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन एक आइडिया हमने किस तरह से लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको आई डोंट नो ये रेड मार्क क्यों आ रहा है मेरे पास समथिंग रॉन्ग। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अ टेक्निकल अगर मैं पहले जाऊँ फॉर सपोज़ मैं मैपल लीफ के चार्ट पे जाता हूँ। हमें अब आजकल बहुत सारे लोग मैपल लीफ को हर कोई रिकमेंड कर रहा है कि जी मैपल लीफ एक अच्छा स्टॉक अभी भी है, जबकि ये रैली देखो आप कहाँ से दी हुई है इसने रैली। ये टू 2023 की जब हम बात करते हैं, तो ये रैली स्टार्ट हुई थी ₹20 से, 20 या ₹26 से और ये आई-85 पे भी अभी भी लोगों बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। अब अगर मैं ये चार्ट खोल के बैठूँगा, तो तो मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे
एनालाइज करने में थोड़ा-सा मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक है, अपने एक लॉन्ग टर्म इसमें ट्रेंड में है इस वक़्त। अम, और जो है एक बहुत बड़ी रैली भी ले चुका है। तो मुझे यहाँ पे डिसाइड करने में ना थोड़ी-सी अभी शायद वो आए, दिक्कत आए कि यार नहीं, हो सकता है कि ये मेरा डिसीज़न यहाँ पे सही है, नहीं है। अगर टेक्निकली मैं देखूँ तो एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पे लगा हुआ है 90 पे, जहाँ से ऊपर से एक बड़ी विग नीचे की तरफ बनी हुई है। अच्छा, मुसलसल यहाँ पे डाइवर्जेंसेस वगैरह बन रही हैं। और यार ये जिन्होंने मुझे वो शेयर किया है, ये रेड मार्क आपकी तरफ से तो नहीं है? मेरी तरफ से तो नहीं था। आदिल भाई इरेज हो जाएगा, आपके लेफ्ट साइड पे पेंसिल का निशान आ रहा होगा, उसको दबाएं और साथ है इरेजर का फिर एक आ बेटा जाएगा चुप कर जाओ सिंबल। जरा। इरेजर का आएगा आपको। ये तो आपने चार्ट का खोल लेना। ये तो ट्रेडिंग व्यू का आपने ओपन किया, जूम में देखेंगे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा पेंसिल का। नहीं यार, मेरे पास कोई नहीं आ रहा है ऐसा। अच्छा, इसमें हम्म, देखता हूँ। आ रहा है लेकिन मेरे पास शायद एक्सेस नहीं है वो इरेज करने का। आई डोंट नो। चलो, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं इस पे। ठीक है, गुजारा और इसी का। सही है। तो अभी मुझे थोड़ा-सा एनालाइज़ करने में ना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले अपना होमवर्क करना चाहिए कि इसमें वाक़ई कितना पोटेंशियल है। फिर जाके टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं। जो मेरी अपनी वर्किंग है, मैं इस तरह करता हूँ। मतलब आप एक्सेप्ट वो उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपके ऊपर है। लेकिन मैं जिस तरह देखता हूँ, तो ये जो है ओके, ये मैपल लीफ का अम, ओवरऑल टीटीएम स्टैंड फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ की जो पिछले 12 महीने गुजरे हैं या पिछले 4 क्वार्टर जो गुजरे हैं, उसके अंदर इसकी पीई अभी 6.81 है। और सेक्टर का पीई जो है वो 6.70 चल रहा है। तो मोर और लेस ये तकरीबन सेम है अपने पिछले 4 क्वार्टर से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, क्या ये कोई बता सकता है कि क्या ये टीटीएम को देखना इस वक्त, अगर आज मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, क्या ये ठीक है? क्या 6.81 मैंने अगर देखा, इस पे क्या मैं डिसीजन लूं कि ये वाकई 6.81 मेरे लिए लो है, हाई है, या एग्जैक्टली जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या यही है? नहीं देखना चाहिए आदिल भाई। उसकी वजह बताइए। उसकी वजह ये है कि हर कंपनी, जैसे अब सिस्टम है, सिस्टम लिमिटेड है, उसका पीई काफी ज्यादा है। तो ये पीई सिर्फ देखना नहीं होता, हमने ये भी देखना होता है कि एक बिजनेस की आगे फर्दर अर्निंग्स किस तरह ग्रो करेंगी। तो अगर किसी कंपनी में ज्यादा पोटेंशियल है तो उसकी पीई फिर ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है, आपकी बात कई हद तक ठीक है इस बारे में। तो ये नॉइज़ बहुत आ रही है यार, कौन है? अब मुबशिर भाई, कोई ये सब मुबशिर मुबश्शिर। भाई, ये आपका आ रहा है। ये मुबशिर सलाद भाई, नहीं नहीं, डॉक्टर ये सलाद। नहीं, मैं तो बोला था इसलिए आ रहा है। ये मुबशिर भाई के माइक से आ रही मुबश्शिर प्लीज़ म्यूट कर लें, नहीं तो फिर मैं रिमूव करूँ आपको। है, इनको शायद आवाज नहीं आ रही। चलें। अच्छा, मुबश ओके, सो 6.81 किसी हद तक आपकी बात ठीक है। अब मैं जाऊँगा इसके फाइनेंशियल्स में, और मैंने इसके क्वार्टरली देखा। तो अब देखो, इसने पहला इसका जो क्वार्टर है, लास्ट 4 क्वार्टर की ये बात कर रहा है, 0.98, जो कि इसका क्वार्टर 4 2024, जो कि इसका 2024 का लास्ट क्वार्टर था, उसकी अर्निंग, और प्लस जो 3 क्वार्टर इस 2025 के हैं, उसकी क्वार्टर की अर्निंग को ऐड करके, और फिर जो प्राइस इसकी आज की चल रही है उससे डिवाइड करके, इसको ये 6.81 ले रहा है। लेकिन क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैपल लीफ 0.98 ही देगा इस दफा? नहीं। मुझे तो ग्रोथ नज़र आ रही है यहाँ पे। प्लस अब मुझे ग्रोथ क्यों नज़र आ रही है? फिर मैंने आपको एक दफ़ा बताया था लास्ट गूगल मीट में, हमेशा जाके इसकी
डायरेक्टर रिपोर्ट ज़रूर पढ़ा करें। और उसमें वो डायरेक्टर रिपोर्ट 1 क्वार्टर पहले से ही उसने जो है वो बताई हुई थी। मैंने खोली हुई थी, मैं पढ़ता हूँ इसको थोड़ा-सा। हाँ जी, ये वाली। अच्छा, मैपल लीफ के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है, फ्यूचर आउटलुक वगैरह, और ये पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है हर डिसीज़न लेने से पहले। थोड़ा-सा आपको एनालाइज़ होता है कि कंपनी करने क्या जा रही है, कंपनी के आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, कंपनी की और क्या कौन-कौन सी डाइवर्सिफ़िकेशन भी है या नहीं है। अ, देखो, एक तो एक कंपनी है सक्सेसफुली डेवलप अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल। अ, Disintegration of these fuel is expected to continue to a reduction in carbon emission while delivering significant cost saving। ठीक है? एक तो इनका ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि फिर इन्होंने यहाँ पे जो आपका जो हॉस्पिटल साइट की जो इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद जो है वो एग्रीटेक की जो इन्वेस्टमेंट है फर्टिलाइज़र पे। तो इस ओवरऑल ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? डाइवर्सिफ़ाई भी कर रहे हैं, इम्प्रूव भी कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने अब हमने ये डिसाइड किया कि यार ये कंपनी अभी भी अच्छी है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि इसका जो मल्टीपल है वो अभी भी बहुत कम है। ये मल्टीपल कम है। तो अब मैंने क्या एनालाइज़ किया, मैंने कहा यार मार्केट का पीई तो 5.9 है, ठीक है इस वक़्त, और फॉरवर्ड पीई जो अर्निंग है इस पे 6.7। हम जो सिनेरियोज़ इस वक़्त चल रहे हैं, मार्केट जो है वो 7.5 8 का मल्टीपल आराम से लेने की अपनी पूरी-पूरी जो है ना वो रखती है। तो सीमेंट सेक्टर का पीई जो है वो 6.7 है। इसका टीटीईएम अभी हमने देखा 6.81 है। इसकी जो करंट प्राइस है 685.4 है। इस फर्स्ट क्वार्टर था ये है, सेकंड क्वार्टर ये है, थर्ड क्वार्टर ये है। मैंने कहा यार एवरेज ले लेता हूँ मैं तीनों क्वार्टर का, इस तीनों क्वार्टर का। मैं वर्स्ट केस में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ इसने बड़ी अच्छी ग्रोथ दी है। बेसिकली हो सकता है इसका अर्निंग जो है वो 7.49, नहीं तो इस इन तीनों क्वार्टर की एवरेज अज़्यूम कर ली। मैंने कहा यार इन तीनों क्वार्टर की एवरेज आएगी। ये मैंने वर्स्ट केस ले लिया, हो सकता है कि इससे ज़्यादा है। अब मैंने ये अज़्यूम क्यों किया? अब इसकी असम्पशन से पहले मैं जाऊँगा कि मैंने सीमेंट का सेल्स डेटा जो है वो देखना शुरू किया। लंबी बात हो जाएगी, आपको पता है सीमेंट का सेल्स डाटा कहाँ आता है, हर ब्रोकरेज हाउस देता है। आपने उसको सेव कर लेना है जैसे-जैसे आपको मिले और फिर उसको एनालाइज़ करना है। अब सीमेंट का सेल्स जैसा मैंने देखा तो मुझे इस मंथ तो कुछ इम्प्रूवमेंट आई थी, प्रीवियस मंथ में थोड़ा डिक्लाइन हुआ था, उससे प्रीवियस मंथ में डिक्लाइन हुआ था। तो मैंने कहा यार कि ठीक है, थोड़ा सीमेंट सीमेंट का सेल्स डाटा इतना बहुत ज़्यादा हाई रोबस्ट चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है, नॉर्मल हुई हैं। तो मैंने अज़्यूम किया कि यार इसकी जो अर्निंग है ना, वो एक्सपेक्टेड अर्निंग मैं अज़्यूम कर लेता हूँ, इसकी एवरेज आएगी। नोबडी नोज़, मैंने अज़्यूम किया एवरेज आएगी। तो जो मैंने एवरेज अज़्यूम किया तो इस पे इसकी जो टोटल आई वो 15.4 की अर्निंग देगा इस इस ईयर एंड में, जो कि अब इसका कमिंग रिज़ल्ट है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर ये प्राइस इतनी ही रहती है, जैसे 85 ही रहती है, तो ये 5 के मल्टीपल पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू व्हाट अभी जो जिस पे इवन रिसेंटली वो ट्रेड भी कर रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 7 के मल्टीपल पे तकरीबन इसको जाना चाहिए, तो इसकी प्राइस 108 हो जानी चाहिए जब तक कि इसका बोर्ड मीटिंग का रिज़ल्ट ना आ जाए। ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि ये अर्निंग क्या आती है। ठीक है? अगर ये अर्निंग फॉर सपोज़ ये 5 के अराउंड आ जाती है, तो आपका ये जो है 116 के करीब जाके बनता है अगर 7 का मल्टीपल हो। और उम्मीद है कि ये अगले साल 2026 में जब अभी रिडक्शन और होगी इंटरेस्ट रेट में फॉर श्योर होगी। कितनी होगी नोबडी नोज़, बट एक एस्टिमेटेड है तकरीबन सिंगल डिजिट में तो हम चले जाएँगे। और ये याद होगा आपको ग्रुप में लोगों ने हमने ये 2024 के जनवरी में कहा था कि ये 2026 में जो है ना सिंगल डिजिट हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो अगर ये तकरीबन इतने में हो जाता है तो सीमेंट सेक्टर 9.5 के मल्टीपल पे आपको मिलेगा आराम से। अगर मैं इसको 9 के मल्टीपल पे भी लगाऊँ ना तो इसकी प्राइस बनती है 149 मैं बिलीव की, जो यहाँ से अभी इस प्राइस से 74% का है। लेकिन उसके लिए कम से कम साल डेढ़ साल आपको वेट करना पड़ेगा। जो अभी की हम सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जो क्विक गेन की हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं 7 के मल्टीपल पे, और वो भी
इस बेसिस पे कि ये अर्निंग जो है एवरेज होके जो सेल्स जैसा को प्रिडिक्ट करके कि तकरीबन ये अराउंड अनकंसोलिडेटेड अर्निंग कोई इतनी हमें शायद मिल जाए। तो 108 तो ये हमारे पास 26% का गेन यहाँ से आराम से खड़ा नज़र आ रहा है। अब आप जो है मैं आपको इस वाली शीट पे लेके चलता हूँ। ये मैंने बहुत सारे सीमेंट के यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने हर एक को एनालाइज़ किया, मैंने कहा यार मैं यही फ़ॉर्मूला लगाया, मैंने कहा मैंने सबको किया, मैंने लकी को किया, मैंने मैपल को किया, मैंने पायनियर को किया। अच्छा पायनियर में तो ऑलरेडी 10 के मल्टीपल पे है। अगर मैं इसको इसी मल्टीपल पे भी ट्रेड होता हुआ देखूँ ना तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई चार्म नज़र नहीं आ रहा पायनियर में। अगर ये मैक्सिमम गया भी तो 264 तो 15-16% जहाँ हमें देखना है कि एक तो पोर्टफोलियो बनाते हुए आप कोई अ, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ भी ना रखें। मैं करता था, मेरे पास 17, 18, 19, 20 कंपनीज़ होती थी। तो मैंने अभी रिड्यूस करके ना उसको कोशिश होती है मेरी 10 के करीब मेरे पोर्टफोलियो में हो, जो कि बेस्ट मैं एनालाइज़ करूँ, जिससे मुझे बेस्ट मैक्सिमम गेन मिल रहा हो। अब उन 10 में से कभी वो 12 हो जाती हैं, कभी 8 हो जाती हैं, क्योंकि वो कभी-कभार चीज़ों को देख के एनालाइज़ करके डिसीज़न करना पड़ता है। तो मुझे बेस्ट जो मिले ना वो लकी और मैपल लीफ मिले। अच्छा, इसके अंदर एक गरीबवाल सीमेंट है जिसके अंदर एक स्टोरी चल रही है। तो उस स्टोरी के अंदर नेक्स्ट क्वार्टर्स में उसकी इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हो जानी चाहिए। हो सकता है इस क्वार्टर में नहीं आए, अगले क्वार्टर में आए। तो अगर आप टाइम फ्रेम 6 महीने, 8 महीने का लेकर रखते हैं तो गरीबवाल सीमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन नाउ करंटली इस प्राइस इसे में। लेके और बता। तो इस वजह से आपको सबसे पहले तो हर और सेक्टर नॉर्मल इसे लेके आना। ये एनालाइज़ करना है, नॉर्मल ये इसे लेके आता सेम। सिंपल सी वर्किंग बताई है। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज़। आई डोंट नो कौन साहब है। तो ये मैंने आपको एक चीज़ बताई, ठीक है? तो इसको एनालाइज़ करके आप जो है वो सेक्टर्स में से अच्छी कंपनीज़ को निकालें। अब फॉर सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ सिर्फ़ अभी, हम अगर कोई 10 जो हमारा जो पहला एजेंडा है कि सेक्टर जो है वो सीमेंट आया पहला और उसमें हमने कहा कि एमएलएफ और लकी को जो है वो हमने 2 सेलेक्ट कर लिए। क्योंकि 10 कंपनीज़ अगर हमने बनानी है और सेक्टर्स भी लेने हैं और सबसे हाई पोटेंशियल देखना है कि किसमें अभी जूस अभी अभी भी बाकी है, उसको एनालाइज़ करते हुए और फिर उसके बाद देखेंगे कि कहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। मेरा एक तो सवाल था आदिल भाई, अगर मैं जी, सीमेंट से पूछूं। जी, जी। अच्छा, इसमें आपने एफसीसीएल को क्यों नहीं कंसिडर किया? मैंने सिमिलर इस तरह की वर्किंग की थी, तो उसमें मैंने देखा था एफसीसीएल का जो रेवेन्यू है ना वो सीमेंट सेक्टर में अब सेकंड हाईएस्ट हो गया। ठीक अच्छा है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। लाख अ, होगा। 10 लाख हो। एफसीसीएल पता है, मेरा एक वो डिस्कशन हुआ था ग्रुप में ही, किसी के साथ ₹24 पे था। तो बोला था किसी ने कि ये बहुत मुश्किल है कि ऊपर जाए क्योंकि वो पेड अप कैपिटल और इस तरह की कुछ बातें हो रही थी मार्केट कैप की और इस तरह की। तो उस वक़्त तो मैंने कहा था कि नहीं ये 40 के अराउंड आ जाना चाहिए। तो 40 के बाद फिर मैंने इसको देखना थोड़ा छोड़ दिया था। इसके फाइनेंशियल में जाके क्वार्टरली में जाते हैं। देखो 1.23 के मल्टीपल 3 तो ऑलरेडी ये तकरीबन 10 के मल्टीपल पे तो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। सेक्टर आपका 6.7 पर है। ठीक है, रेवेन्यू थोड़े से बड़े होंगे, जभी तो ये तकरीबन 45 आ गया। तो अब मुझे आप बताओ कि ये 51 हो जाएगा मैक्सिमम, 52 हो जाएगा। सेलिंग तो आ जाएगी 52 में मेरा ख़्याल है। 12 के मल्टीपल पे चला जाएगा, 11-12 के। तो क्या मैं ₹5 के लिए इसमें जाऊँ, 10% के लिए, 12% के लिए या जी, मैं मैं 25% इसको के इस लिए? तरह देख जी, मैं इसको इस तरह देख रहा था कि क्योंकि अब इसने अपने फाइनेंशियल्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना शुरू कर दिए हैं। इसके अगर आप कॉस्ट भी देखें ना वो थोड़ी कम होना शुरू हो गई है। इसकी अर्निंग्स अपने ऑपरेशन से इंप्रूव होना शुरू हो गई है। तो मैं इस तरह देख रहा था कि मे बी जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वो शायद लॉन्ग टर्म में ये भी डिसीजन लें कि शेयर बायबैक बनता है इसका, क्योंकि हमारे ऑपरेशंस बेहतर होंगे। जब शेयर बायबैक होगा तो मार्केट में शेयर्स कम होंगे तो अर्निंग्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। हाँ। ठीक है, आपकी आपकी सोच ठीक है। मतलब ये तो हमारी असम्पशन है कि वो लेना शुरू कर देंगे, बायबैक करना शुरू कर देंगे। ये सब सारी अभी हम अज़्यूम ही कर सकते हैं। अभी हम्म। तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो
इस सिनेरियो पे कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट एजेंडा जो ये है कि अभी बच्ची हमें क्या की गेन मिल सकता है, ये जो रिजल्ट सीजन है ठीक है, इसमें हमें क्या मिल सकता है। तो हो वो सकता तो है, जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि फौजी सीमेंट 51-52 मैक्सिमम एग्जॉस्ट कर जाएगा इस रिजल्ट सीजन के लिए। अगर फिर उसका रिजल्ट कोई बहुत अच्छा आ गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो सारी सीमेंट्स का बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर इन हो गए। अब डीजी खान को आप देखो, अगर आप डीजी खान की बात कर रहे हो तो आप डीजी खान को देखोगे तो डीजी खान भी हाई मल्टीपल पे 100% ट्रेड कर रहा होगा, मतलब ठीक। 167 डीजी खान के लिए अगर ये 200 भी हो जाता है तो कितना आपको गेन मिल रहा है? 15%, 16% गेन मिल रहा है ना। आप 30 रुपए मत देखो, आप परसेंटेज में देखो कि मैंने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। इसका तो पी रेशियो अवेलेबल ही नहीं है इसमें, चलो देखते हैं। बहरहाल इसका जो है वो ये हाई मल्टीपल पे कर रहा होगा। उसकी वजह ये है कि आपने अगर 1 लाख रुपए लगाने हैं तो आपने ये देखना है, यार मुझे, मैं डीजी खान में 1 लाख रुपए लगाऊं या मुझे मैं मैपल लीफ में 1 लाख रुपए लगाऊं, मुझे परसेंटेज कहाँ मिलेगी ज्यादा? मुझे 20,000 वहां से मिलने हैं और यहाँ से मुझे 11-12 हजार मिल जाने हैं या 13,000 मिल जाने हैं। तो मुझे तो ओवरऑल वो चीज अच्छी लग रही है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आपको हर हर सेक्टर्स के अंदर से ना कुछ चीजें पिक करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज ही एक ही सेक्टर के अंदर ही डालते हैं। तो वो भी कभी कभार जो है ना वो, मतलब बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। तो ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक। तो ये तो एक, चलो, सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसके अंदर आप फौजी सीमेंट भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, बस अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, किस तरह से चीजों को आपने देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद अब आपने जब ये चीजें एनालाइज कर ली ना, जैसे ये एक एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, ये हर सेक्टर के साथ कर सकते हैं, हर उसके साथ कर सकते हैं कि इसके अंदर अभी जगह कितनी है। फिर आपको ना अब डिसीजन, अब आपने कहा कि यार मुझे तकरीबन 20-25% का गेन है, तो बस ऐसा नहीं उठा के डाल दिया। अब आप जाओ टेक्निकल पे, अब आपको बारी आ गई टेक्निकल्स की देखने की। ये जब मैं कहता हूँ ना कि कंपनी पहले है, चार्ट बाद में है, ये वजह यही होती है कि चार्ट देख के आप डिसीजन लेना, 95% लोग फेल होते हैं, 5% ही सही सक्सेसफुल होते हैं उन चीजों को। क्योंकि यहाँ पे जब आके जरा से भी ये कोई बोलेगा कि यार ये 20 ईएमए की सपोर्ट चल रही है, बड़ी अच्छी सपोर्ट चल रही है जी, ये टूटा तो मैंने यहाँ से निकल जाना है, लेकिन मैं तो खड़ा रहूंगा क्योंकि मैंने तो पीछे एनालाइज किया हुआ है कि यार इसके अंदर तो अभी बड़ा पोटेंशियल है, हो सकता है किसी भी रीजन की वजह से इसने ये तोड़ा हो सकता है ये थोड़ा और मिला हो, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं और डाल दूंगा भाई। मुझे मुझे तो ये चीजें अभी, मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया ना सबसे पहले तो। ये टेक्निकल, सिर्फ प्योरली टेक्निकल जो देखेगा ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे शायद प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, नहीं देखना चाहिए। मैं अपनी एक जो एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ कि अब मैं, मतलब जब मैंने ये होमवर्क कर लिया कि जी मैंने मैपल लीफ को लेना है, हालांकि मेरे मैपल लीफ मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उस सिनेरियो को देख रहा हूँ जिसने आज खरीदना है। तो अब जाके अगर मैंने खरीदना है तो मैं तो सबसे पहले आके टेक्निकल्स को देखूंगा। अब मुझे तो सबसे पहले टेक्निकल्स देख के, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस हूंगा कि यार ये यहाँ डाइवर्जेंस बनी थी, सबसे पहले ये डाइवर्जेंस बनी थी, ये डाइवर्जेंस बनी थी, वो भी डिसॉल्व हो गई, फिर ऊपर चला गया। फिर डाइवर्जेंस बनी, ये ऊपर जा रहा था, आरएसआई नीचे आ रहा था, लोग देखते हैं ना डाइवर्जेंसेस को, ये भी डिसॉल्व हो गई, फिर भी ऊपर जा रहा है। फिर ये एक डाइवर्जेंस बनी, फिर भी डिसॉल्व हो गया, फिर भी ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इतनी डाइवर्जेंस बनने के बाद सारी तीनों की तीनों डाइवर्जेंसेस डिसॉल्व हो गई। तो इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि 30 to 40% ऑफ द टाइम डाइवर्जेंस काम नहीं करती है, 50-60% करती है, बाकी में नहीं करती है। अब मुझे क्या क्या मेजर जो मुझे एक चीज नजर आ रही है, मेरे पास एक हाई वॉल्यूम है यहाँ पे, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जिसे आप कह सकते हैं। एक वॉल्यूम मेरा यहाँ लगा था और एक वॉल्यूम मेरा यहाँ लगा, ये वाला। इसमें मुझे एक बहुत बड़ी विक ऊपर से नीचे बंद होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा फ़ील होता है कि यार ये एरिया जो है ना, ये क्रॉस करना इसको थोड़ा-सा भारी पड़ेगा, क्योंकि देखो उसके बाद जो है ये मार्केट में थोड़ा-सा नीचे भी आई, वॉर का भी इश्यूज़ था और भी बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट थी। वो थोड़ा-सा नीचे की तरफ आई मार्केट, फिर यहाँ से इसने अपने आप को सपोर्ट किया और सँभाला दिया, और यहाँ पे ये इसके वॉल्यूम थोड़े बहुत दोबारा से इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं।
अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यार मुझे तो 26% मिल रहा है, डाल दो सारे पैसे, मैं नहीं डालूंगा, ना डालने चाहिए। मैं यहाँ पे ना स्प्लिट बाइंग को तरजीह दूंगा। लेकिन अगर ये प्राइस यहाँ पे आ चुकी होती ना, कहीं यहाँ पे होती, 72 पे होती, 74 पे होती, अपने आपको अच्छी खासी करेक्ट, या जिसे कहना चाहिए जिसने अब यहाँ पे ले लिया हो, ये जैसे ये वाली जो बनी थी ना वॉर वाली जो कैंडल थी 75 की, ये एक बड़ा बाइंग एरिया बड़ा अच्छा था। यहाँ पे मैं कहता अगर किसी को कि यार इन्वेस्ट करके अगर 1 डेढ़ महीने के लिए डालने हैं, 2 महीने के लिए रिजल्ट सीजन तक, तो डाल दो। लेकिन अगर कोई यहाँ पे आज के दिन डिसाइड कर रहा है, तो मैं तो नहीं कहूंगा जब तक कि ये मुझे कोई एक इसका ब्रेकआउट मिल जाए 91 का, कम से कम, कि जो प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस कर जाए, और या फिर जो है वो या फिर ये कि यार थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा। मैं बोलूंगा यार मैं 50% कर रहा हूँ भाई, अभी 50% मैं अभी रख लूंगा, क्योंकि मेरा डिसीजन जो है मैं थोड़ा सा टाइम लेके और फिर लूंगा, क्योंकि आई डोंट नो कि ये प्राइस जो है वो दोबारा नीचे आए और फिर मैं पैनिक हो जाऊं, और फिर मैं जाए, क्योंकि लोग यहाँ पैनिक ज्यादा हो जाते हैं, बजाय बजाय इसके कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ एक चीज डिसाइड की है तो उसको रखो। अगर उसमें फेल हो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपने कुछ सीखने को ही मिलेगा, वो नेक्स्ट टाइम आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि यार ये मैंने यहाँ पे 100% बाइंग कर ली थी तो शायद गलती हो गई थी, या मैंने 50% कर ली थी तो गलती हो गई थी, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम ये चीज थोड़ा सा जहन में रखूंगा। तो एक चीज तो ये हो गई। तो अब टेक्निकल देख के फिर आपने डिसाइड किया, नाउ यू हैव अ प्लान कि भाई मैं मैपल लीफ लेने जा रहा हूँ, अपने 50%, कल मार्केट खुलेगी मैं अपना 50% डालूंगा, देन आई एम गोइंग टू वेट फॉर अनदर 1 to 2 days और लेट्स सी हाउ इट रिएक्ट। सही है। और पूरा ओवरऑल सीमेंट सेक्टर जो है, जैसे ये तो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन में होता है, तो मैं मैंने इसमें इसमें किया हुआ है, सेक्टर वाइज किया हुआ है, तो मुझे सारा एक ही मैं देखता हूँ, 1 सेकंड में मुझे पता लग जाता है कि सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कैसा कर रहा है ओवरऑल। तो एक आइडिया हो जाता है कि हाँ ठीक है जी, सब चीजें ठीक चल रही हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। तो ये एक एक तरीका ये हो गया। ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर को थोड़ा वाइंड अप करते हैं और चलते हैं ऑटो की तरफ, और फिर हम जाएंगे ऑयल की तरफ, और फिर हम जाएंगे फार्मा की तरफ, और फिर हम जाएंगे मिसलेनियस, जो कि हमारे पास कुछ ग्रोथ स्टॉक्स हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपको एक एक 10-12 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो मिल सकता है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर आप ऊंच नीच भी आप अपने तौर पे भी आप कुछ कर सकते हैं। जो वही वर्किंग जो मैंने आपको मैपल लीफ में करके दी है, वही चीज मैंने इधर भी अप्लाई की है, जीएचएनआई में भी की है। अच्छा, जीएचएनआई की मैंने एवरेज ली है 22 अर्निंग फोर्थ क्वार्टर की। मुझे लगता है इससे ज्यादा आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब आप पामा के जाके सेल्स के नंबर देखोगे, तो जब ये इस क्वार्टर देखें, सिर्फ सेल्स के नंबर ही डिपेंड नहीं करते, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ सेल्स के नंबर से डिपेंड करके। लेकिन आपको, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप वही देख के कुछ एनालाइज करोगे ना, अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करोगे कि हाँ यार ये चीजें जो है वो मोस्ट लाइकली जो है हो सकती है। लेकिन सेल्स बढ़ने का मतलब ये नहीं, हो सकता है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई हो सकता है उनके कुछ और अदर एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो गए हो जिसकी वजह से अर्निंग रिड्यूस हो जाए। तो इसलिए मैंने ना इसको 22 पे रखे जो है वो अपना एनालाइज किया है। तो ये इसमें जो है, तो इसमें जो है अगर ये अर्निंग जो कि मैं कहता हूँ कि 38 के बजाय ये 22 या इन इसके आसपास भी आती है, तो जीएचएनआई में अभी भी 25-26% की एक पोटेंशियल मौजूद है, बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ सेल्स, बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ के अभी फाइनेंशियल्स किस तरह से चल रहे हैं, और बेस्ड ऑन द अभी जो इसका करंट पीई जो है वो 8.14 है, और जो सेक्टर का है वो भी अराउंड कोई इतना ही है। सेक्टर का भी 8.08 है, और जीएचएनआई का भी जीएचएनआई का 8.14 है, सेक्टर का 8.83 है। हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर,
ये सेक्टर्स इवन फार्मा सेक्टर भी ये ट्रेड करते हैं मार्केट से काफी ऊपर मल्टीपल पे हिस्टोरिकली। अगर कभी मार्केट 10 के पीई पे कर रही हो तो ये तकरीबन 14 के मल्टीपल पे 13 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे होते हैं। इनकी इनकी पीई हमेशा से हिस्टोरिकली 15-20 साल से भी आप देखोगे तो ये पीई हमेशा ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन अभी अगर आप देखो तो जीएचआई की पीई और सेक्टर की पीई ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है, बल्कि एक और डिस्कस करते हैं एक और मोस्ट फेवरेट स्टॉक को, तो भी उसकी पीई तो बहुत ज्यादा कम है। लेकिन क्या आगे क्या सिनेरियोज है देखने के लिए, तो ये जो जीएचएनआई है इसके अंदर जैसे 826 अगर ये 9 के मल्टीपल पे आता है, अगर मैं कहता हूँ ये 8.14 जो इसका करंट पीई है उसी पर भी रहता है तो तकरीबन इसके अंदर 100 रुपए की गुंजाइश है और 14%। तो आपको पता है ऑटो सेक्टर में बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर इंपोर्ट की भी न्यूज़ चल रही है। ऑटो सेक्टर के अंदर लोग थोड़े से अभी बुलिश से न्यूट्रल स्टांस हो गया है, कुछ ब्रोकरेज हाउस का नेगेटिव भी हो गया है, कुछ का न्यूट्रल हो गया है। लेकिन मेरा अपना जहाँ तक ज़ाती ख्याल है कि ऑटो सेक्टर ने अभी परफॉर्म और करना है, मज़ीद करना है। कि पॉज़ आया है क्योंकि बहुत बड़ी रैली ली है, बहुत बड़ी रैली ली है। 10x 5x ये 1-2 साल में इतने आराम से नहीं होते। 60 का गाल 460 पे, 100 का साजू 1200 पे, ये अपॉर्चुनिटीज सालों में मिलती हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज मैंने तो मेरा ख्याल है कि शायद दूसरी दफा देखी है ये 17-18 साल में। इस तरह का जंप 100 रुपए से 7,000 1200 के इस तरह के मतलब गेन्स जो कि अल्लाह का शुक्र है मिले। तो ये जो है ना ये बड़ी अरसे बाद आती हैं, तो चीज़ों को एनालाइज़ करके फिर देखना चाहिए कि अब क्या सिनेरियो है, उसकी बेसिस पे काम करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से गेंद दोबारा से दे देगा। बहरहाल, तो ये जो ऑटो सेक्टर अब इसके अंदर मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आफ्टर बजट भी कुछ हाइब्रिड पे जो सेल्स टैक्स था वो रिड्यूस हो कर दिया। आफ्टर बजट उन्होंने कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्पोर्ट पे कुछ हुआ है गाड़ियों पे। तो अब जीएचएनआई क्यों सेलेक्ट किया है? जीएचएनआई भाई मतलब इसलिए सेलेक्ट किया कि जीएचएनआई का गाड़ियों की इम्पोर्ट से क्या ताल्लुक, वो तो isuzu ट्रक एंड बसेस बनाती है, तो वो तो इम्पोर्ट नहीं होने के लिए अभी कोई ऐसी कोई खास न्यूज़ मैंने तो नहीं पढ़ी। तो जीएचएनआई पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जीएचएनआई तो अपने जो उसके सेल्स जा रही है उसी हिसाब से जो है ना वो परफॉर्म करेगा। तो इसलिए एक इसमें मेरे हिसाब से टाइम थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक जीएचएनआई अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है। गैल भी जिनके पास है, मैं कहता हूँ कि इन रेटों पे शायद नहीं बेचना चाहिए। गैल के जून के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, न्यूज़ है, एक्सपेक्टेड है कि शायद अच्छे आएँगे। तो हो सकता है गैल वापस अपने एक एक हाइप बनाए 40-50 रुपए की, उसमें आपको निकलने का मौका मिले तो आप निकलें। नहीं अगर चाहते हैं तो स्विच करना चाहते हैं तो स्विच भी कर सकते हैं। दूसरा मोस्ट फेवरेट साजियो है। साजियो की मैंने कोई वर्किंग नहीं की हुई, लेकिन एवरीबॉडी नोज कि साजियो को क्यों सिलेक्ट किया। साजियो मल्टीपल अभी बहुत नीचे है और ये क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है। आज आज ना हमारे इधर इंटरनेट की वर्किंग हो रही है तो इस वजह से थोड़ा सा शायद इशू भी आ रहा है। साजगार का जो अभी पीई है 4.21 है। अब देखो कुछ चीजें होती हैं बहुत लो मल्टीपल पे ट्रेड कर रही होती हैं लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं कर रही होती। उसकी वजह एक तो ये होती है कि एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में ना चीज़ों को जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बहुत बड़े बुल रन के बाद ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो है ना वो 1-2 साल के अंदर ही एक ₹100 का जो है वो 2000 हो जाए या 1000 हो जाए। तो एक आप ये कह लो कि अम, एक साइकोलॉजिकल लेवल आ जाता है जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ॉस्ट हो जाती हैं और एक बड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए एक कंसोलिडेशन में चली जाती हैं। जैसे कि साज़गार के साथ इस वक़्त हो रहा है 1000 से 1300 के दरमियान बीच में कई अरसे से मूव कर रहा है। लेकिन अब डेवलपमेंट क्या-क्या है इसके अंदर, वो देखने की बात है। तो क्या इम्पोर्ट गाड़ियों से इसकी फ़र्क पड़ेगा? हाँ, यस पॉसिबल है शायद पड़े। क्या
इसके रक्षास के बिज़नेस में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्या डेवलपमेंट हो रही है? जी लैंड लिया इन्होंने एक नया लैंड लिया था, उसके अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है। यस, वो फ्यूचर नज़र आ रहा है, ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई। अब क्या है? अच्छा ये जो नई इनका नया मॉडल आ रहा है, क्या ये कामयाब हो जाएगा? मोस्ट लाइकली हो भी जाए। तो इन चीज़ों को अच्छा फिर उसके बाद वही सेल्स के नंबर देखे, सेल्स के नंबर अभी मेरे पास खुले हुए नहीं है लेकिन आप लोग देख सकते हो मैंने रात को देखे थे कल। तो पिछले क्वार्टर से कोई बहुत इम्प्रेसिव नहीं है और बहुत बुरे भी नहीं है। तो ताज़ियों के अंदर एक अपॉर्च्युनिटी है, ऑटो के अंदर आप रख सकते हो, लेकिन कोई अ, डिपेंड करता है कि अब वो कितना डिविडेंड देगा, कितना इसकी अर्निंग एक्सपेक्टेड है। तो अगर ये तकरीबन 4 के मल्टीपल पे, 6 के मल्टीपल पे भी गया तो 1500-1600 रुपए का हो जाना है इसको। मैंने अपने ज़हन में इसका टारगेट अभी भी मेरे ज़हन में 1900-2000 का है, जो कि हो सकता है साल में, डेढ़ साल में कवर हो या हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए। वी डोंट नो। तो इसलिए मैंने इसको कीप करके रखा हुआ है और मैं रखूँगा ये शेयर मेरे पास तकरीबन ₹100 का है। अ, बहुत सारे लोग गवाह हैं इसमें कि हमने यहाँ पे बहुत 47 से स्टार्ट किया था, 165 तक भी चीखते-चीखते बोलते रहे थे और फिर एक एवरेज बनाई थी 100 115 तक की। तो उसके बाद लेकिन हमने इसमें बहुत गलतियाँ की हैं, बीच में बेचा लिया तो इस वज़ह से हमारे 12x की बजाय हमें 8x और 8.5x ही मिल सका और उसके बाद फिर हमने इसको होल्ड किया लेकिन इसकी क्वांटिटीज़ हमने कम कर दी है। पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा शेयर्स थे मेरे पास लेकिन मैंने इसकी क्वांटिटी अब कम कर दी है, क्योंकि मुझे परसेंटेज वाइज़ वही आ जाती है कि कहाँ पे मेरा पैसा सबसे ज़्यादा ग्रो करना है, तो मैं उधर ज़्यादा मूव किया यहाँ से निकाल के। मैं गूगल मीट पे क्यों खुला हुआ है ये? सॉरी? नहीं, जूम पे खोला है। आयशा आप अपना ये म्यूट करें माइक। और हारून साहब आप भी म्यूट करें। ठीक है जी, 2-4 शेयर हो गए ऑयल सेक्टर में सबको पता है इस वक़्त सर्कुलर डेब्ट की जो न्यूज़ेस चल रही हैं, कब पैसा आएगा, फ्राइडे को एक मूव हुई, पीएसओ अच्छे रेट पे था, एकदम से सेलिंग आई। सारे ऑयल के जितने भी थे, वो उसके अंदर एक विक बनी है। क्या न्यूज़ थी, क्या नहीं थी? पीएसओ को देखो तो पीएसओ भी तकरीबन ऊपर से थोड़ा-सा नीचे की तरफ आया। ओजीडीसी भी आया। अ, ओजीडीसी में भी ऊपर वीक बनी मतलब लास्ट में थोड़ी-सी सेलिंग आई। मोस्ट लाइकली 4-5 सिनेरियोज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों का ख़्याल है कि थोड़ी-सी डिले हो रही है पेमेंट, 15 जुलाई तक होगी, अभी नहीं हो रही है अगले वीक। कुछ लोगों का ख़्याल है कि नहीं जी रोल ओवर था, लास्ट वीक था, थोड़े सेटलमेंट का था, इस वज़ह से थोड़ी-सी आई है। अल्टीमेटली ये चीज़ें होती हैं डेली की आस-पास इधर-उधर करना, लेकिन अल्टीमेटली आप ये सेक्टर एक वो सेक्टर है जिसने भी परफ़ॉर्म नहीं किया और उस परफ़ॉर्म ना करने की उसकी वजह यही है कि जो कैश फ्लोज़ और सर्कुलर डेब्ट के जो इश्यूज़ हैं, अब चीज़ें मटेरियलाइज़ हो रही हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट हैं कि और गवर्नमेंट सीरियस है और आईएमएफ ऑन बोर्ड है कि इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करना है, तो ये चीज़ें अल्टीमेटली होंगी और जब ये होंगी तो ये कंपनीज़ ऐसी कैश रिच कंपनीज़ हैं जो आपको एक अच्छा डिविडेंड और कैपिटल गेन भी दे सकती हैं। तो ये एग्रेसिव एग्रेसिवनेस तो आप नहीं कहेंगे इसमें लेकिन मैं ओजीडीसी की बात कर रहा हूँ इस वक़्त। तो लेकिन एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और जो कि आपको एक अच्छा गेन दे सकती है अपकमिंग रिज़ल्ट में भी और इससे आगे भी। रेकॉर्ड एक 2027-28 का है प्रोजेक्ट, वो भी इन लाइन है, वो भी इसके साथ इंटैक्ट है, इसकी अर्निंग के साथ। इसके अलावा जो है अम, ये जो अ इसकी जो न्यू जो डिस्कवरीज़ अभी रिसेंटली हुई हैं, ये इंटैक्ट होंगी।
तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर चल रही हैं। प्लस आप ये देखो कि टेक्निकली फिर आप आके देखोगे तो ये बड़े कंसोलिडेशन उसमें चला गया है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे अभी एकदम से याद आई है, वो किसी ने ना मेरा ख़्याल है शफ़कत भाई ने या किसी ने कुछ डिस किया था डिस्कस आई डोंट नो किसने किया था मुझे याद नहीं है। लेकिन ये है कि लोग बोलते हैं ना कि अ, बुलिश फ्लैग बन रहा है या बुलिश फ्लैग तो जी, शफकत भाई ने किया था, पीएसओ के बारे में था वो। पीएसओ के बारे में किया था। यस, चलो पीएसओ का चार्ट की तरह फिर। हाँ, ये देखो मैंने भी कुछ इसी तरह ही लाइन लाइन लगाई थी। लेकिन देखो बुलिश फ्लैग की डेफिनेशन अगर आप देखोगे ना, आप जाओ चैट जीपीटी पे चले जाओ या आप गूगल कर कुछ कर लो। बुलिश फ्लैग की डेफिनेशन में एकदम ये बीच में पॉइंट आ गया, मुझे ज़हन में आ गया इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं वापस दोबारा जाऊँगा अभी टॉपिक पे, कि बुलिश फ्लैग की डेफिनेशन क्या होती है कि जब ये तो आपका पोल होता है और ये आपका फ्लैग होता है। यही होता है ना टेक्निकल में, एक पोल होता है, एक फ्लैग होता है। तो अब ये अगर ये फ्लैग बढ़ता जा रहा है तो क्या ये बुलिश फ्लैग रहेगा? नहीं रहेगा। एक सर्टेन पीरियड जो कि रूल ऑफ थंब है कि 20 से लेके 40 कैंडल, कुछ लोग कहते हैं 20 से 50 कैंडल। अगर ये इसके बाद अगर 20 से 40 कैंडल हो जाती हैं तो फिर वो बुलिश फ्लैग नहीं रहता। फिर आपको एक डिफरेंट एंगल से जो है ना उसको देखना पड़ता है कि अब इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हो। आप बोलोगे कि यार मुझे इसके बाद ब्रेकअप मिल जाए। अब जैसे अगर इसके बाद ब्रेकअप मिलता है तो ये एक तो इस ट्रेंड लाइन को भी जो है वो शायद वो कर देगा, ब्रेक कर देगा और ये सपोर्ट को भी ब्रेक कर देगा। तो ये एक टेक्निकली एक बाय बन जाती है। तो ये मुझे थोड़ा-सा ज़हन में आया कि बुलिश फ्लैग जो है, ये जो फ्लैग है, फ्लैग की लेंथ और इस पोल का कोई रेशो नहीं है, लेकिन कोई एग्ज़ैक्ट रेशो नहीं है। लेकिन इस फ्लैग में कम से कम 20 कैंडल होनी चाहिए, 20 से 40 और 20 से 50 कैंडल इस तरह की होनी चाहिए, जिसको आप फ्लैग कंसिडर करें, अदरवाइज़ वो फ्लैग नहीं रहता, फिर वो रिमूव हो जाता है। तो एक ये बात हो गई। अच्छा, मैं कहाँ था? ओजीडीसी। तो इसमें जो है, इसमें जो पोटेंशियल नज़र आ रहा है ना, वो एक ओजीडीसी और पीएसओ हमने थोड़ा डिस्कस किया। अब आप एसएसजीसी और एसएनजीपी ये बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं इस सर्कुलर डेप्थ के। प्लस एसएसजीसी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। आपको अच्छी तरह याद होगा ₹16 पे रिकमेंड किया हुआ था ये एसएसजीसी। हमने इसको बहुत ऊपर-नीचे किया। कराची में जो हमारा एक डिनर हुआ था उसमें भी डिस्कशन हुआ था। मैंने पूछा तो था लेकिन बहुत कम लोगों ने शायद लिया 16 पे। लेकिन उस वक़्त शायद मैंने 48, 49 चला था। मैंने कहा 42 पे 40 पे भी इसकी अच्छी बाइंग बनती है। तो उस वक़्त लेकिन ये तकरीबन 33 तक भी चला गया था। तो मैसेजेस काफ़ी आए थे। मैंने ज़ाहिर है फिर लोगों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना कभी-कभार कि यार 32, 33 पे, हालाँकि मेरा अपना ज़हन यही था कि यार ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा अगर कर रहे होते हैं तो फिर बोलते हैं यार अच्छा ठीक है स्विच कर लो इसमें या उसमें। बहरहाल तो एसएसजीसी में और एसएनजीपी में दोनों में अभी पोटेंशियल है और काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और ये बड़ी अच्छी इनकी जो है वो गेन अभी भी बन सकती है। जस्ट कि ये सेटल और इनको पेमेंट मिले और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी पीएसओ के बाद इन्होंने ही होना है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली दूसरे दूसरे जो तो एक तो ये सेक्टर हो गया जिसको हमने सर्कुलर डेप्थ के बारे में इसमें डिस्कस किया। अब देखो एक 3 कंपनियाँ यहाँ कोई एसएनजीसी, एसएसजीसी में दोनों में 50-50 कर लो, कोई एक ले लो, इट अप टू यू 2, 2 4, 4, 3, 7। अब हमारे पास बहुत चॉइस नहीं है, मतलब हम डिस्कस तो बहुत सारी कंपनीज़ को कर सकते हैं। लेकिन जो है मैंने अपने हिसाब से जो फार्मा को आप यही एक्सरसाइज सारी कुछ करके देखिएगा, फिर टेक्निकल पे भी जाइएगा। मैं एक-एक चीज़ को तो नहीं डिस्कस कर रहा, मैंने आपको एक तरीकेकार छोटा-सा तरीकेकार बताया है कि वन ऑफ द मेथड के सिर्फ रिजल्ट सीज़न से पहले। क्वार्टरली स्ट्रैटेजी अभी भी इंटैक्ट है और उसमें मैपल लीफ का टारगेट हिट हो चुका है, डीजी खान का भी हिट हो चुका है। लेकिन ये बोनस में चल रहा है सारा कुछ, लेकिन अभी भी जगह उसमें अभी हमने देखा कि उसमें है। मैपल लीफ को 67 पे क्वार्टरली स्ट्रेटजी की जो मेरी शीट है उसमें आप देखोगे तो मैपल लीफ 67 पे हमने वो जो रिजल्ट था उस दिन वो शीट भेजी थी। केजी 33% तकरीबन कोई 91 या 90 पे जो है ना इसको सेल करना चाहिए।
तो वो वहां से जो है वो रिवर्स हुआ हटके, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी बहुत जगह नजर आती है। बहरहाल, एक तो ये मूवमेंट हो गई ग्लैक्सो। अच्छा, अब मिस्क्लेनियस में कुछ ऐसे चीजें होती हैं। ये जितनी कंपनीज हमने यहाँ डिस्कस की है ना, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज है, ठीक है। लेकिन कुछ अगर पैसे कमाने हैं तो रिस्क भी लेना है, और जो आदिल भाई, रिस्क फार्मा रह गया। फार्मा तो फार्मा यार आपने अभी वो मैंने बस बता दिया ना कि वो ग्लैक्सो जो है ना, वो अच्छा। मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त लगता है। बहरहाल, इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कहा है कि बस इसी तरह ही जाके देखना है जैसे अभी हमने ये चीजों को डिस्कस किया है। सही। मैं जरा इम्पोर्टेंट एक चीज पे आ रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट में फिर हम क्लोज करेंगे। मुझे और भी चीजें डिस्कस करनी है, एक यूएस मार्केट करनी है, फिर क्रिप्टो को भी थोड़ा सा देखना है। तो मुझे आपके भी थोड़ा सा फीडबैक चाहिए, ये क्योंकि ये थोड़ा सेशन जो रखा था वो ब्रेन स्टॉर्म में रखा था, तो मैं अपना ही ब्रेन चला रहा हूँ, तो आपका ब्रेन अभी बाद में आना है अभी। तो जो जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें बिल्कुल अपना फीडबैक जरूर दें, चाहे मेरी किसी चीज पे कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी चीज हो जो कि आप एग्री नहीं कर रहे हो, बिल्कुल डिस्कस करें। और कोई नई चीज है तो वो भी। अब मिसलेनियस मिसलेनियस मतलब मैंने इस वजह से लिखा है कि कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं, जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यार बहुत ही ना कोई ऐसा बिजनेस हो जो मेरे पैसे 10x करे। कोई ऐसा बिजनेस हो, कोई ऐसी कंपनी हो जो आज भी मैं खरीदूं तो मुझे यार 5x करे, डबल करे, मेरे प्राइस कम से कम डबल तो करे। तो फिर उसके अंदर आप कुछ चीजों को जो है ना वो सर्च करना शुरू करें, देखें कि यार कहाँ पे इस वक्त जो है ऐसी चीज है। हो सकता है आप फेल हो उसमें, जरूरी नहीं है कि आप उसमें कामयाब हो जाएं, क्योंकि ये जो हमने, आपको याद होगा ग्रुप में बहुत पहले भी वॉइस नोट्स हैं मेरे के, और भी लोगों ने, ऑन ने भी डिस्कस किया था, अली भाई ने, अमीर ने भी डिस्कस किया हुआ है चीजों को, कि जो टेक्नोलॉजी जो होती है वो ड्राइव करती है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से नीचे, और फिर डिफरेंट यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट, और फिर आखिर में हमारे पास जो है इन चीज़ों को, ये चीज़ें आके टकराती हैं, और फिर इसके अंदर जो है हमें एक बूम नज़र आता है। हमने 90s में डॉट कॉम देखा हमने, फिर उसके बाद हमने ये चीज़ आने से पहले ये डिस्कस किया था, जिसमें मैं साजगार में बहुत बुलिश था कि देखना ये आपको अभी नहीं तो कुछ अरसे बाद आपको हर चौथे पांचवें घर में एक ईवी खड़ी हुई नजर आएगी, और ये स्टेशन भी आपको ऐसे ही नजर आएंगे जैसे आप पहले सीएनजी होती थी। सीएनजी आई थी, एक इस्लामाबाद में 2 स्टेशन होते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। बाकी कराची में एक एक स्टेशन होता था, फिर आपको हर जगह मिल गए। अब इसी तरह से ये जो टेक्नोलॉजी होती है वो तकरीबन आपको बहुत तेजी से ग्रो करती है, और उसके साथ साथ आदमी को चलना भी चाहिए। अब ईवीज की जैसे हमने बात की थी, तो एक ये बात हुई थी, दूसरी बात ये थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये बिजनेस है बड़ा अच्छा, इस वक्त वहां पे काम हो रहा है पाकिस्तान में, सिमेट्री में थोड़ा सा चीजें नजर आ रही हैं। इसके अलावा और क्या है, और कौन सा ऐसा बिजनेस है, जैसे मैंने जैल को कहा, मैं जैल में अभी भी मैं लिख देता हूँ इसको, जैल की आप अर्निंग भी जाके देख लो। अ, जैल जो है वो आपके किस सेक्टर में, किसी को पता है? इसका तो अलग से होगा, ई टेक्नोलॉजी कॉमर्स वगैरह। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी में है, एग्जैक्टली। इधर ही है यार, टेक्नोलॉजी नजर नहीं आ रहा। मिस कर रहा हूँ भाई, टेक्नोलॉजी नजर नहीं आ रहा, ये रहा। भाई यार ये भी देखो, 5.37 के पी पर है, और मुझे इसकी ना अर्निंग से भी ज्यादा चीजें, जो जो इसकी वेबसाइट देखो और इसमें देखो, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक अच्छा गेन मिलेगा, एटलीस्ट डबल का तो मिलेगा, ऊपर से फिर आगे देखेंगे इसकी अर्निंग पे
मैं तो इसमें बहुत लॉन्ग बैठा हुआ हूँ। इसमें जो है इसकी क्वार्टरली अर्निंग भी देखो, ये इस तरह की अर्निंग फौजी सिमेंट की अर्निंग है 44 पे। लेकिन ये है कि जरा थोड़ा-सा अभी ये हाइलाइट नहीं हो रहा है लोगों को, और कुछ-कुछ इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग किया है, जो मेरी नॉलेज है जितनी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक नहीं हुआ है। और जब ये होगा, चलना शुरू होगा, हो सकता है कोई डिविडेंड आ जाए, इसमें ज़रा-सी हाइलाइट वो पिक्चर में आएगा, तो ये बहुत इम्प्रूव करेगा इसका बिज़नेस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें पोर्टफोलियो में ज़रूर रखनी चाहिए, जिसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट हो और इसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा हो, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हो कंपनी। इसके अलावा जो अ अ, सिम जो है वो ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा-सा ना उसके अंदर मुझे थोड़े से इश्यूज़ लग रहे हैं कि वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो आप जो बातें कर रहे हैं, वो कैसे अडॉप्ट करेंगे। कुछ इसके अंदर जैसे अ, इसका अगर टेक्सटाइल की कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर यूएस के साथ जो टैरिफ इश्यूज़ की एडजस्टमेंट अगर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और एक्सपोर्ट इनकी वहाँ पे भी इनको थोड़ी-सी अ, रसाई मिल जाती है, तो बहुत अच्छी है। कुछ चीज़ें तो बहुत बढ़ भी गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद अभी भी लाइमलाइट में आ सकती हैं। जैसे एक तो आपने देखा होगा, ये बड़ा फ़ेमस आजकल चल रहा है, TWOLs, हर कोई खरीद रहा है इसको और बेच भी रहा है। तो इसके अंदर थोड़ा-सा देखा जा सकता है, इसकी अर्निंग वगैरह देखें। इसके अलावा इसके अंदर पार्क इलेक्ट्रॉन वैसे 37-38 पे मैंने बोला था, लेकिन पार्क इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर ये जो यूएस टैरिफ का मेरा ख़्याल है कि अ, अगर इसकी एक्सपोर्ट जो होती थी वो श्रीलंका में ज़्यादा थी, इसके अलावा अमेरिका में भी थी कुछ ट्रांसफ़ॉर्मर्स की। तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये एक अच्छे पीरियड के लिए ये पाक इलेक्ट्रॉन सिर्फ़ इस क्वार्टर के लिए नहीं, बल्कि नेक्स्ट क्वार्टर्स के लिए बड़ी एक अच्छी एक मूवमेंट जो है वो आपको दे सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, वो आप देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा, मेरा नहीं ख़्याल कि आपको बहुत बड़ी गेन बहुत क्विक दे देंगे। अभी हम मिसलेनियस में वो बात कर रहे हैं कि यार कोई चीज़ हमें ऐसी मिले जिसमें एक बड़ा फैक्टर हमें मिले। कोई ऐसी चीज़ हो जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर दे सकती हो। सर तो पीआईए अ, यार पीआईए तो एक उस पे न्यूज़ पे चल रहा है, लेकिन आई डोंट नो उसकी बिड कब होगी, कब होगी, कितने रेट पे होगी, कहाँ होगी, नोबडी नोज़। तो वो देखते हैं कौन लेता है और किस तरह होता है, क्योंकि अगर वो फौजी फाउंडेशन के पास चला जाता है, फिर लेट्स सी कैसा कैसा रिएक्ट करेगा। इसके अलावा देखो, ये जो मेरे ज़हन में थे अभी जो मैंने आपको बताए, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, आपको अगर इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो कि पूछनी है, करनी है, बतानी है, तो मोस्ट वेलकम। इसमें कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, तो आप थोड़ा डिस्कस करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, जो आपकी वर्किंग है उसमें थोड़ा-सा मुझे 5-7 मिनट हम लेते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, अगर कोई साहब आगे आना चाहे तो। आदिल भाई, ये आपने अभी टेक्सटाइल का जिक्र किया, जी, जी। तो एसगार्ड 9 एक शेयर है, ये भी एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल से रिलेटेड। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इन क्वार्टर अर्निंग भी बढ़ रही है। और दूसरा, अगर टेक्निकली देखें तो ये 2-3 दिन से वॉल्यूम भी बहुत एक्सेप्शनल लगा रहा है। तो इस पे अगर थोड़ा सा आप अपना व्यू दे दें। एक्सजेड 9 का प्रोफाइल कौन कम है किसके पास ये?
डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास 24% है, एसोसिएटेड कंपनी के पास 25% शेयर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काफी लो है, इंश्योरेंस में भी काफी लो है, लोकल के पास सबसे ज्यादा क्वांटिटी है, यानी पब्लिक के पास ज्यादा है, डायरेक्टर के पास 25% है। ओके, परफॉर्मेंस में ठीक है। ठीक है। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल रिड्यूस हो रही है। आदिल भाई चेक करिएगा रिकॉर्डिंग हो रही है, रुक तो नहीं गई। ये कैसे पता लगेगा भाई? किधर देखें, ऑप्शन में किधर नजर। वो तो कर रहे हाँ, शो तो प्रेजेंट का शो कर रहा है यार। अब तो वैसे ही यार हम लोग एंड पर हैं, छोड़ो, अगर नहीं तो दोबारा कौन करेगा इसको, जो हो रहा है। लेकिन ये स्टॉप तो करना पड़ेगा ना कहीं जाके। वो किधर से करना है? जूम में मेरे पास इतने ऑप्शन नहीं है, टीम्स में मैंने ज्यादा काम किया है तो मुझे टीम्स का तो सब पता है। आदिल भाई अगर टाइम कम रह गया तो यूएस मार्केट पे चले जाएं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, इसमें आप कौन, क्या नाम क्या आपका? तैयब तैयब। सही है, हाँ सही है। उस्मान है इधर? नहीं, आई थिंक उस्मान भाई नहीं है। नहीं है। उस्मान भी को भी होना चाहिए था यार। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे यार? एसगेट 9 ना? हैं। 9 देख रहे थे आदिल। हाँ, एसगेट 9। ठीक है यार, ये तो सही। ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नजर तो नहीं आ रही है। हम्म। अच्छा है बॉस, टेक्निकली भी अच्छा है। हाँ, डेली में भी अच्छा है, चल रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। चांस लिया जा सकता है, बिल्कुल चांस लिया जा सकता है एसगेट 9 में। Adil bhai, kindly look at DOL, please. ये 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, मुझे एक चीज देखनी थी इसकी। इनसाइड ट्रांजैक्शन क्या है? गिफ्ट मेथड, स्पाउस, गिफ्ट आउट, गिफ्ट इन, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर बाय 2022, बहुत पुराना है। फाइनेंशियल्स, अनाउंसमेंट, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, मैं देख ही रहे थे, एक ही दफा ही देख ले, टाइम ही नहीं मिलता फिर भी अच्छे हाँ, धूप भी है, हवा भी है, अंधेरा भी है, सब कुछ इसमें, रोशनी भी, सुकून भी है। यार म्यूट कर लो, जावेद है कौन है? देखो ना, ये देखो लिखा, क्या लिखा है, इन अप्रैल 25 द यूएस ड्रॉप अ बॉम्बशेल बाय इम्पोजिंग लार्ज टैरिफ। तो इसका मतलब है ये भी टैरिफ के ही चक्कर में फंसे हुए हैं ये भी। और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनीज, ओनर्स, गवर्नमेंट, ये सब जो है ना, एक होप है इनकी कि भाई ये जो टैरिफ का जो है ना इश्यूज रिजॉल्व होगा, और ये
इसकी वजह से जो है ना इनको डिवास्टेटिंग हिट, ये जब अगर ये हुआ तो ये इसके अंदर जब भी मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ, और जो पाकिस्तान के अभी कुछ अच्छे हालात हो रहे हैं अमेरिका से, तो ये वन ऑफ द गुड इन्वेस्टमेंट हो सकती है भाई, एज करना इन गुड पिक भाई, ठीक मैं तो लिख ठीक हो सकता गया हूँ फिर उसको। तो। ओके जी चले, आप क्या कह रहे थे आप, एक और किसी चीज का? DOL. डॉल है सर, डॉल, DOL। अच्छा डॉल की, डॉल में यार मैंने तो दो डिविडेंड लेके फिर बाहर आ गया था, फिर देखा ही नहीं उसको। केमिकल में है ना, किधर गया अभी? या सारे लिंको, लिंको है, स्लिम्स। डॉल में ना अब फिर वही एनालिसिस करना जो मैंने आपको बताया ना, इसमें थोड़ा सा ये करके देखना, थोड़ा टाइम की कमी है, वरना फिर देखेंगे इसको और डिटेल में, या प्राइवेटली मैसेज करना तो रात को देख के बताते हैं। इसमें जरा देखना कि इसमें पोटेंशियल कितना है, कितना मजीद कोई, फिर डायरेक्टर रिपोर्ट भी जाके देखेंगे, कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कुछ आगे का देखेंगे, क्योंकि देखना आपने आगे ही है, ये भी अभी जितनी भी चीजें हमने देखी ना, जो चीजें हमने डिस्कस की है। यार जावेद आप अपना म्यूट करें माइक को। ये डब्बा कौन यार सा ये चाहिए बड़ा था? इशू है। जावेद आमिर दोनों म्यूट करो यार। उनको तो किक ये कर दें, उनको आवाज भी नहीं आ रही, वैसे ही बैठे हुए हैं। वो उधर लड़ रहे हैं। जो भी जितनी भी चीजें हैं ना वो आपको जो बताइए ना वो सारी फॉरवर्ड, क्योंकि कभी भी चीजों को जो है ना एनालाइज आप नहीं करिएगा किसी भी मार्केट के अंदर, कि मुझे आज रहते हुए ये सिचुएशन है तो मुझे आज इन्वेस्ट करना है, तो जो चीजें आज के तौर पे हैं मुझे उसकी बेसिस पे कोई डिसीजन लेना है, नहीं, फिर तो वो प्राइज इन हो चुके होते हैं, क्योंकि जो जिनका काम ही यही है, हमारा काम तो जॉब भी है, ये भी है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, और हर कोई यही देख रहा होता है, तो वो आगे का देख के चीजों को ले रहा होता है ना, आम पब्लिक तो जब ही चढ़ेगी जब चीजें आ रही होती हैं, उस वक्त वो लोग निकल रहे होते हैं। तो इसमें हमने जितनी भी चीजें इस वक्त डिस्कस की ना, ये सब फ्यूचर ड्रिवन चीजों को देख के चीजों को डिसाइड किया है कि हाँ यार ये चीजें जो है ना ये पॉसिबल है। चलें अब थोड़ा सा यूएस मार्केट पे बात करते हैं। भाई एक एक क्वेश्चन है, सिर्फ जनरल क्वेश्चन इसके बारे में। ये जो केमिकल सेक्टर है, ये बेसिकली मतलब किस टाइम पे चलता है केमिकल सेक्टर जो है? जिस तरह अभी ओवरऑल हम देख रहे हैं ये नहीं चल रहा, ये किस बेस पे चलता है केमिकल सेक्टर जो है? ये देखो इसके अंदर जो है जब टेक्सटाइल के अंदर थोड़ा बूम आता है तब चलेगा, तब, या फिर इसके अंदर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर डेप्थ बहुत ज्यादा है, अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो इसमें कुछ चीजों में बहुत इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए है। इसके अलावा ये जो एंग्रो पॉलीमर जैसे कंपनी है, एंग्रो पॉलीमर के अंदर आई डोंट नो, इसके जो एकदम से इसके अंदर जो फाइनेंशियल्स में, मीटिंग में तो कैसे निकलता है? यार जावेद थोड़ा सा म्यूट करो भाई अगर सुन रहे हो तो। रिमूव कैसे करें इनको? पार्टिसिपेंट किधर है? ये रहे। कौन कैसे कटेगी? क्या हो गया? ये मीटिंग आया गायब हो गया, लीव आ गया। तो मैं खुद भी म्यूट कर सकता हूँ ऐसे नहीं? चले गए खुद ही। अच्छा चलो, तो वो केमिकल सेक्टर जो है वो हम बात कर रहे थे, तो वो इसी जब मेजॉरिटी टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा है, जहां जहां इनके जो जैसे अब एंग्रो पॉलीमर है, कुछ पीवीसी की जहां पे डिमांड ज्यादा होगी तो वो वहां पे उस उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट करना शुरू करेगा, तो केमिकल सेक्टर डल है, तो केमिकल सेक्टर के अंदर अभी जो हम जो हमारा एजेंडा अभी का है ना वो ये था कि किन चीजों को देखना है जो कि रिजल्ट सीजन में आपको एक
अच्छा गेन दे रहे हैं, बस मैक्सिमम ज़हन में रखना 25-30%, इससे ज्यादा तो रखना भी नहीं। बस इस इतना भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है अभी अभी फिलहाल। अच्छा, ओवरऑल आदिल सर, मार्केट, ये ओवरऑल मनी जो है मार्केट सर, फ्लो बहुत अच्छा है, इसके ना चलने की वजह क्या है सर? कोई स्पेसिफिक रीजन है? किसका हालांकि दो किसका माड़ी सर, माड़ी पेट्रोलियम। यार मारी पेट्रोलियम के देखो, किसी भी चीज को जो है जब आप शेयर तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन फेयरली प्राइस्ड है, मेरे हिसाब से बड़ा फेयरली प्राइस्ड है। और जो अ, कुछ चीजें जो है ना आपको इस तरह से ऑब्जर्व करनी चाहिए कि जब रिजल्ट सीजन आने वाला होता है तो महीना 1.5 महीना पहले जो है वो किन चीजों में ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट हुई है, वो एक इंडिकेशन देती है, एक ये वन ऑफ द इंडिकेशन होती है कि यार इनके रिजल्ट्स जो है ना वो कुछ बेहतर आने वाले हैं। क्योंकि वो चीजें जो है वो ओवरऑल, अब ये जो मारी पेट्रोलियम या और दूसरे शेयर या और भी कोई शेयर होगा ना, वो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई, भागेगा। एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले बोर्ड मीटिंग हुई, भागेगा। वो सिर्फ भागने की वजह ये होती है कि अक्सर जो है वो डंप हो रहे होते हैं शेयर वहां पे, और वो रिजल्ट आते आते वो चीजें बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, और चीजें जो है ना वो और आदमी फंस जाता है उन चीजों को लेके। तो मारी पेट्रोलियम मेरे हिसाब से फेयरली वैल्यूड है। इसकी इसके अंदर डेवलपमेंट है, इसके अंदर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं ऊपर। लेकिन अभी फिलहाल नहीं, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा शायद टाइम लगे इसको। फिर मैं वही बात करूंगा कि हमारी पेट्रोलियम का इस वक्त रेट किसी को पता सर है? 629 है। 629। लिखो, एक सिंपल सी मैथ कर लो, 629। आपको ये क्या लगता है अभी इस वक्त 750? जल्दी से हो जाएगा 750। ये ठीक है, 724 पे इसकी मेन रेजिस्टेंस है, सात सौ चलो पंद्रह 720 के पास, उससे ऊपर सात नहीं जा रहा। 720 रख लेते हैं, ठीक हो गया। तो कितना है? 90 रुपए। 629 से 90 रुपए का परसेंटेज कितना है? 14%। तो 14% मिल जाएगा, 14% ले लो। 14% में अगर ये समझते हो कि ये 720 तक जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी है, और आप कह रहे हो, मैं तो कहता हूँ फेयरली वैल्यूड भी है, तो 14% ले लो। हम तुम तो ये देखो कि तुम्हें 20 से ऊपर क्या मिल रहा है, क्या पहले तो हुआ मिल रहा है। मैंने क्योंकि मैनेजर आप में तो दिमाग देख लो बस कर ही नहीं क्यों तो घड़ी घड़ी दिमाग नहीं मत ही पी पानी। क्योंकि आप सारी मार्केट तो नहीं खरीद सकते ना, आप सारी मार्केट नहीं खरीद सकते। आपको ओवरऑल 10 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाना है जो कि आपको मैक्सिमम गेन दे सके। तो इन चीजों को एनालाइज कर लिया करो कि यार इसमें मुझे आदिल भाई, लगाना था। हो सकता है आप किसी चीज में पास हो जाओ, हो सकता है किसी चीज में आप फेल भी हो जाओ। तो आदिल भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? आदिल जी भाई जी। ये नेटसॉल का जरा सा बता दें, नेटसॉल। हाँ। आदिल भाई वो यूएस मार्केट भूलना नहीं। यार मेरा ख्याल है कि ये ना प्राइवेट मैसेज करो मुझे सब सारे ना, फिर उसके बाद बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मुझे प्राइवेट कर दो, नेटसोल वगैरह सब वहां पे बता देता हूँ। वहां पे थोड़ा बहुत मुझे रात को टाइम मिलेगा तो मैं देख बैठ के फिर ये सारे जितने आपके क्वेश्चंस है ना वो प्राइवेट कर दो आप मुझे मैसेज, तो मैं आपको उसको मैं बता देता हूँ। हम डिस्कस करते हैं, आप सही कह रहे हैं कि यूएस मार्केट पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद देखो हम लोग यूएस मार्केट में आजकल की जो करंट सिचुएशन जो चल रही है, S&P तकरीबन ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर गया है। ठीक है, अ, थोड़ा सा ना ओवरऑल एक यूएस मार्केट का एक थोड़ा सा व्यू मैं आपको दूं। ठीक है, जो करंट सिचुएशन चल रही है, ट्रम्प का आना, उसके बाद उसका एग्रेसिव मूड, उसके बाद उसकी टैरिफ की इम्प्लीकेशन, उसके बाद उसका फेड चेयरमैन के साथ थोड़ा सा ऊंच नीच होना, अपनी अ, जो चीजें हैं
कॉम्प्रोमाइज़ ना होने वाला आदमी, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको देखनी पड़ती हैं किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करने के लिए। अब अगर यूएस इकोनॉमी की बात करें तो वो बिल्कुल अपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है। अपने डायरेक्शन उसकी अभी सही चल रही है, इसमें कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये जो यू टर्न ट्रम्प बार-बार जो ले रहा है, उससे थोड़ी-सी अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। मार्केट अपने आप को लेके जा रही है वहाँ पे कि चीज़ें सही हो जाएँगी। मेरा डर ये है कि अगर चीज़ें सही नहीं हुई एट द एंड और एकदम से आई तो ये एक बहुत बड़ा शार्प ड्रॉप आएगा। बहुत बड़ा शार्प ड्रॉप आ सकता है। क्योंकि मार्केट हर दफ़ा अपने आप को करेक्ट करके ये तो बहुत बड़ा करेक्शन वॉर का था और ये सब था और वहाँ से फिर भी मार्केट जो है अपने आप को मूव ऑन कर रही है। और मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि हर चीज़ जो है जी पॉज़िटिव हो जाएगी। अब करना क्या है कि किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल करें? आपका विक्स विक्स तो आपको पता होगा वोलेटाइल इंडेक्स है। वोलेटाइल इंडेक्स भी अपने वापस दोबारा अपने उस लेवल पे आ गया। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स भी नीचे आ गया है तो दैट मीन्स कि वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम है। यूएस ऑयल वैसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, पीएसएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था यूएस ऑयल की प्राइसेज़ को मॉनिटर करते रहना। तो देखा जाए तो टेक्निकली तो इतनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर बेयरिश एनगल्फिंग है कि मुझे लगता है कि ये दोबारा से 57-55 की रेंज में चला जाएगा ऑयल। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ इसको मार्केट अपने आप को फैक्टर इन कर रही है बार-बार कि जी इंटरेस्ट रेट जो है वो कट हो जाएगा। मेरी अपनी नज़र में इंटरेस्ट रेट 2 कट हो जाएँगे, एक सितंबर में और एक दिसंबर में। शायद अगला भी ना हो, शायद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करने जा रही हैं अनकरीब बहुत। नंबर 1 हाउसिंग सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी एक नज़र आ रही है, जो आपकी चीज़ों को 3 मिनिमम बता रहा हूँ मैं 3x से लेके 6x ले जा सकती है हाउसिंग मार्केट आपकी। और ये ट्रम्प के दौर में ही होना है। इसमें टाइम लगेगा, टाइम कोई आपको बता नहीं सकता कितना लगेगा, लेकिन इसके अंदर लगेगा। अब हाउसिंग के अंदर हमारा मोस्ट एक आपको पता होगा एक एआई का शेयर था, जो हम लोग इसमें बड़ा डिस्कस करते थे, पैलेंटियर। पैलेंटियर जब 16-17 रुपए का था, तो हम इसको बहुत डिस्कस किया करते थे और यकीन करें मैंने खुद बहुत जल्दी इसको बेच दिया था। ये ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों को पकड़ना और उसपे रखना, वो बड़ा पेशेंस का काम है और वो कभी-कभार नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। एक अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे भी आई थी पैलेंटियर की, लेकिन वो भी नहीं अब पैलेंटियर का बिज़नेस क्या था? पैलेंटियर का बिज़नेस एआई सॉल्यूशन फॉर द आर्मी ऑफ यूएस। तो ये यहाँ पे यूक्रेन की वॉर और ये सब मिलके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल जाना और ये सब कर लेना, और ये देखो शेयर कहाँ चले गए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स अभी भी इंटैक्ट ही रहेंगे और उसके अंदर एक मेगा बूम चलता रहेगा। अब उसके अंदर जहाँ-जहाँ इस तरह की करेक्शन आएगी, जहाँ आपको 50-50% 125 से 65 ये अपॉर्च्युनिटी कहीं मिलती है तो इन्वेस्ट करना है, वरना ये जो सिनेरियो है जहाँ से ये अभी थोड़ा-सा गिर गया तो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, मेरे लिए बहुत रिस्की काम हो जाएगा ये। एक और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनवीडिया को आपको पता होगा, ये चार्ट मैंने कब शेयर किया था, जब ये वाली लाइन जो है ना ब्रेक हो रही थी और यहाँ पे कहीं पे था, तो मैंने कहा था 110 पे लिया, 96 पे लिया और 82 पे लगाई है। तो 96 तक वाली जो है मिली थी, 82 वाली नहीं मिली थी और 140 पे जाके इसको मैंने सेल कर दिया। अब 140 के बाद मेरे हाथ ही नहीं आया। लेकिन मैं क्यों अभी दोबारा से इसको बाय कर लूँ, जबकि मुझे एक एक रेजिस्टेंस जो है वो आगे, एक ट्रेंड लाइन आगे नज़र आ रही है और मुझे ये भी है कि क्या ये प्राइस फिर दोबारा जस्टिफाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? आई डोंट नो। मेरे लिए रिस्क बढ़ गया है।
मेरे लिए रिस्क यहाँ पे बहुत कम था, क्योंकि मैंने 40% लिया 2-4 महीने में, वो भी ठीक है। लेकिन अभी मेरे लिए रिस्क बढ़ गया, तो मैं अभी थोड़ा-सा अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये बड़ी स्टीप स्टीप इंक्लाइन आ रही है, आदिल भाई ग्रेजुअल। आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी थोड़ी सी बात काट रहा हूँ आपकी। जी, जी। अच्छा, इसमें जब आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कॉस्ट रिपोर्ट पढ़ते हैं आप? मैं इसके अंदर ना वो वाली वो इधर तो वो नहीं आती है ना, इनकी हाँ आती तो है, ए, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पढ़ता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी जो है डेटा अवेलेबल होता है, हाँ बिल्कुल, वो असल में या वो उसमें ना फ्यूचर फिन्स में में वो होता जितने है। भी, हाँ लेकिन वो तो मैं तो पढ़ रहा होता हूँ, गोल्ड की पढ़ रहा होता हूँ और इसके US 30 की। अच्छा, उसमें वो यही देख रहे होते हैं कि किस में जो फ्यूचर में जो बिग प्लेयर्स हैं वो मनी जो नहीं अपनी डाल रहे होते हैं किधर से निकाल, वो बड़ी मतलब जो पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन पे किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उसको लाजमी पढ़ लिया करें, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स ना। तो वो बड़ी हेल्पफुल होती है अच्छा, अगर उसका US जरा 30। उसका भेजना जरा मुझे यार। हाँ अ, हाँ, वो आप उसमें ना वो असल में वो देख रहे होते हैं आपको कितना वो मतलब इन हो रहे हैं या आउट हो रहे हैं, उधर से आपको पता लग जाता है कि फ्यूचर में ये मार्केट को गिराएंगे या ऊपर लेके जाएंगे। वो मैंने एक्सेल में काफी डिटेल में बनाई होती है, वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। उसकी जो वेबसाइट है ना, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर, असल में उनको लाजमी शो करना पड़ता है डेटा कि आप जो नहीं है फ्यूचर में मतलब क्या आपकी डायरेक्शन है, तो वो उनकी तरफ से कंपल्सरी ऑब्लिगेशन होती है यूएस ठीक है जी, उनकी ठीक हो गवर्नमेंट की गया, तरफ से। तो वो ठीक हो जितने गया। भी ये बिग प्लेयर्स होते हैं ना, वो उसको देखते हैं, उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर वो आती वीकली है मतलब उसकी ना रिपोर्ट, तो अगर उधर से वो निकल रही होती है आपको इंडिकेशन हो जाती है कि आप ये मार्केट को गिराएंगे, क्योंकि वो उधर से अपनी जो पोजीशन है उसको क्लोज कर रहे होते हैं। तो उसमें मतलब वो ना बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी होती है, उसको रीड करना बड़ा स्किल होती है, जो वो सीख जाए तो उसमें असल में आपको डॉच बड़ी कर रहे होते हैं वो, मतलब लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट भी कर रहे होते हैं, तो आपको मतलब पता नहीं लगने दे रहे हो कि एक्चुअल में कर, जो जिसकी वो स्किल है वो जो सीख जाए तो वो बड़े पैसे कमा सकते हैं। मैं उसी को पढ़ता रहता हूँ, लेकिन आप भी ठीक है उसको जी, अगर देखें। आपसे मैं आपसे आपको बिल्कुल सीखेंगे इस बारे में। आप मुझे शेयर भी करिएगा, हाँ और फिर मैं आपसे फर्दर इस पे डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, और ग्रुप में भी फिर थोड़ा बहुत बताएंगे लोगों को, ताकि वो लोग भी इससे फायदा लें। हाँ चलें ठीक है। मैं ठीक और एक दो दूसरी होती है ओपन इंटरेस्ट होता है, दो रिपोर्ट्स होती हैं, उनको कंबाइन करके पढ़ना पड़ता है। ओपन इंटरेस्ट है वो यही बता रहे होते हैं कि वो मनी को अपनी इन कर रहे हैं या मतलब निकल रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट मतलब न्यू न्यू पैसा डाल रहे हैं या कि निकल रहे हैं, तो वो दोनों जो कंबाइन कर, ओपन इंटरेस्ट का डेली का डेटा आता है और जो क्वार्टर रिपोर्ट है उसका वीकली आ रहा होता है। तो लेकिन ये वो कर रहे होते हैं जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन लेनी होती है, मतलब जो हाँ, ट्रेडर हैं जो मतलब डेली का कर रहे होते हैं उनके लिए इतनी मतलब वैल्यूएबल नहीं होती। हाँ। नहीं, चले इसको ना, वो मैं आप इसको हाँ आप मुझे बताइएगा। मैं मतलब हर चीज़ को जो है ना, हम एनालाइज़ करके फिर उसको ज़रा बैक टेस्ट भी करेंगे ना कि ऐसा होता भी है कि नहीं। जब बैक टेस्ट हो जाएगी और पता लग जाएगा कि जी इसका इतना इम्पैक्ट मार्केट ने इस तरह से हाँ शो बिल्कुल। किया था, तब बैक टेस्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर हम इसको आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर बैक टेस्ट फेल हो रहा है तो फिर थोड़ा-सा देखेंगे, सोचेंगे इसको क्या करना है। ठीक है? चलें ठीक है, तो मैं आपको रिपोर्ट्स दे भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा, ठीक। दूसरा बात ये थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने स्टॉक्स हैं, अ, वो आफ्टर करेक्शन, तो हम थोड़ा-सा इसको बहुत वो करते हैं, शॉर्ट करते हैं। एक्सेप्ट वन एक्सेप्ट वन अ, ये AIC3 है। इसके अंदर जो है ना वो काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। मैंने इसका शेयर किया था, मैंने किसको भेजा था ये? मैंने पता है अपने अपने ही उसमें डाला था। अ, सेकंड। ये 2-3 दिन पहले ही आपने आदिल भाई बताया था। हाँ, मैंने 2-3 दिन नहीं, मैंने इसकी ना वो बनाई थी, क्या कहते हैं, लिंक भी मैंने मेरा ख़्याल है शेयर किया था। तो इसके अंदर ना पता नहीं मुझे कुछ बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है। प्लस ये है कि ये डिफेंस यूएस आर्मी के साथ, मेरीन के साथ इनके कुछ काम चल रहा है,
इसके कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हुए हैं, यूएस एयरफोर्स के साथ इसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हुए हैं, प्लस इसके अंदर जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। सो क्या ये लिखा हुआ भी है, कैन एआई बी द नेक्स्ट एनवीडिया? वी डोंट नो, बट पोटेंशियल है। तो जब इसके अंदर इतना पोटेंशियल अभी जैसे नहीं चल रहा बिल्कुल भी ये, तो क्या हम इसके अंदर ले सकते हैं? क्योंकि कोई बहुत ज्यादा एक अपने सपोर्ट पर ही है तकरीबन, आप समझ लो अगर मैं वीकली या मंथली लगाऊं इसका, तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है ये। ठीक है, गया हुआ तो ये 180 पे भी है, लेकिन लेकिन ये है कि आगे चलते हुए तकरीबन अगर ये 45 पे भी आता है तो दैट मीन्स हमारा डबल हो गया। और इसकी अर्निंग भी अभी करीब करीब में ही खड़ी हुई है 27 अगस्त। और अगर ये बीट कर देती है अपनी अर्निंग, तो फिर ये दोबारा से अपना ये 44 45 का जो है वो रेंज टच कर सकता है। तो 2 ढाई महीने में अगर, जरूरी नहीं है पैसे डबल हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर हो जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, रिस्क कम है। तो जहां पे रिस्क कम हो वहां पे फिर आपको बढ़ना चाहिए। तो एक तो ये जो एक ये, दूसरा मैंने आपको हाउसिंग सेक्टर का बताया। आप मैं बहुत आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, इतना ज्यादा प्रेशर है इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो खुद कनाडा में मेरा घर था, तो मॉर्गेज देना कितना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को वहां पे। तो ये आदमी की सोच होगी कि कितना बड़ा जो है वहां पे इस वक्त लोग चीख रहे हैं कि जी हमारे लिए तो अफोर्डेबल ही नहीं रहा है घर को लेना। और ये हाउसिंग मार्केट की बहुत अरसे से जो है वो डाउन हुई हुई है। तो मुझे एक आरडीएफएन हाउसिंग सेक्टर का, या आप कह लें कि वो उसका इसका थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ लेना, इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो इसके अंदर मुझे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल लग रहा है, जो कि एक 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 3x से 5x की तरफ भी ले जा सकता है, और मे बी मोर। पैलेंटियर $17 से जब 160 हो सकता है विद इन 1 ईयर, तो इसके अंदर भी एक पोटेंशियल है, सिर्फ और सिर्फ एक बूम आने की देर है। और मैं हर वो शेयर जो कि इस वक्त यूएस मार्केट का खरीद रहा हूँ, मैंने पहले तो 100% आउट हो गया था, जो अब मैंने एक्यूमुलेशन की है 20-25% की है, सिर्फ वो मैंने उन्हीं स्टॉक्स में की है जिसमें मुझे कोई बहुत बड़े पोटेंशियल अभी नजर आ रहे हैं। एनवीडिया वगैरह ये सब मेरे सेफेड स्टॉक होंगे, लेकिन इसके करेक्शन के बाद। लेकिन जो सेक्टर है वो जो चल सकता है, वो हाउसिंग सेक्टर मुझे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है। और हाउसिंग सेक्टर के आप और भी डिफरेंट स्टॉक्स देख लीजिएगा, मुझे भी बताइएगा अगर कोई नजर आए, कोई अच्छा नजर से गुजरे। जो मुझे नजर आया वो मैंने आपको बताया। पेलेंटियर मुझसे मिस हो गया, ये मेरी बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मेरी मिस हुई है, जो कि मुझे जो है वो इसका थोड़ा बहुत अफसोस है। अच्छा, एक और सेक्टर जो आजकल बड़े बूम पर है, क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग, आपने सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद एक टेक्नोलॉजी जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग की है, उसके डिटेल आप उसकी चैट जीपीटी पे भी जाके कर सकते हो उसको भी। क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल कंप्यूटर, उसमें एक 0-1 कॉन्सेप्ट होता था कि 0 या 1 अगर कंप्यूटिंग करनी है किसी चीज की, तो ये क्यूबिट्स की उस पे काम करता है। और उसके अंदर जो है आइदर 0 या 1, और दोनों को कंबाइन करके भी कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन जो है इसके अंदर हाँ, बनते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये काफी इस वक्त इस पे काम हो रहा है। इसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं, इसके अंदर कुछ कंसर्न्स भी हैं, जो कि अभी आ, क्या पता ये टेक्नोलॉजी चल जाए, क्या पता ये टेक्नोलॉजी, लेकिन इस पे काम बहुत हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इसके अंदर जो बेस्ट स्टॉक्स है वो QBTS है। इसको आप थोड़ा सा और फर्दर डिस्कशन कर लेना। तो इसकी जो इसके जो वो है फाइनेंशियल जो है वो भी ठीक है। इसने जो अभी Q1 की जो अर्निंग है वो भी बीट की है एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन। इसके रेवेन्यू थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, अर्निंग थोड़ी सी अभी भी इसकी नेगेटिव में ही चल रही है। ये स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है, 1 ईयर प्राइस टारगेट भी है इसके अंदर।
और ये थोड़ा सा इसका वो है डिस्क्रिप्शन के ये कर दी क्या है। तो बहरहाल ये वन ऑफ द सेफेस्ट स्टॉक इस वक्त कह सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर वो वाला आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे मैं हाउसिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। तो मैं इसको इसको भी डालता हूँ QBTS एनवीडिया आफ्टर करेक्शन AMD। तो ये कोई 4-5 स्टॉक्स हैं जिसके जिसके अंदर आप अपना बना सकते हैं। बाकी उस्मान ने भी कुछ दिए हुए थे, मैं चाह रहा था कि वो आ जाए तो मैं उससे डिटेल में बात कर लेता। वो है नहीं, उससे बाद में बात करेंगे फिर। अम, इसके अलावा जो है, अब मैं थोड़ी सी बात आपको सिर्फ क्रिप्टो में कर लेता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन क्रिप्टो में। तो देखो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता क्रिप्टो में। मुझे शुरू किए हुए इसमें 2 साल हुए, 1.5 साल, पौने 2 साल। इसके अंदर बहुत सारे हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं जो कि बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। उनसे भी डिस्कशन होती रहती है, उनसे भी चीजें सीखी हैं, और कुछ चीजें जो हैं वो खुद से भी देखी हैं। तो मेरे हिसाब से इन अ नटशेल, ये बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है, चाहे कोई माने ना माने। बिटकॉइन ने आगे फ्यूचर बनाना है। हमारे दुबई के अंदर लोगों को पता होगा कि जैसे एक यहाँ पे जैसे वहाँ पे जैज है और यूफोन है, इसी तरह यहाँ इत्तेसालात है, डू है। तो जो डू का जो ऐप है, उसके अंदर पेमेंट के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जी, आप क्रिप्टो से पेमेंट कर दें। तो जो UAE के हैं उनको पता होगा ये बात। तो ये बड़ी तेजी से एडॉप्शन जो है ना वो इसकी आ रही है। प्लस इसके अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ब्लैक रॉक और ये सब, ये जितने लोग जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि ये दिस इज अ हाईली वोलाटाइल मार्केट। अब इस हाईली वोलाटाइल मार्केट को हमने देखना कैसे, हमने कैसे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, हम किस तरह से इसको चीजों को एनालाइज करें। तो आपको ये पता होगा कि BTC इटसेल्फ, और फिर उसके बाद इथेरियम, और फिर उसके बाद सारे BTC के बाद जितने भी हैं वो सारे ऑल्ट सीजन ऑल्ट्स में ही कंसिडर होते हैं। तो ऑल्ट्स के अंदर बहुत BTC ने एक बहुत बड़ी रैली दे दी है, लेकिन ऑल्ट्स अपने रैली बिल्कुल भी नहीं दे पाए। अब उसको बहुत ही शॉर्ट में आपको करके ये बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपने लिए सोचा है कि मेजर सेफ प्रोजेक्ट ऑल्ट्स के अंदर, सेफ प्रोजेक्ट और सेफ सेफ चीजें सिर्फ उसके अंदर, कोई वो नहीं कि जी नीचे जाके। अच्छा, सेफ प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, किसके अंदर अच्छी न्यूज़ें चल रही हैं, और अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करने के लिए उसके अंदर उसी प्रोजेक्ट का एक मीम कॉइन, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, उसी प्रोजेक्ट का एक मीम कॉइन, जब वो प्रोजेक्ट चलता है ना, अगर वो डबल होता है तो मीम पॉइंट 5x हो चुका होता है। क्योंकि सारी दुनिया जो है ना भागती है इस मीम कॉइन के चक्कर में। इसके अंदर फॉर सपोज मैं कोई एग्जांपल दूं, सोलाना। सोलाना बड़े अच्छे अभी इस वक्त जो है वो जोन में आ गया था। स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? जी आ रही है आ आदिल रही है। भाई। आ रही है। तो सोलाना जो है वो अ, ये मैंने कुछ रेंजेस लगा के रखे हुए थे बहुत पहले से। तो ये वाली जो 120 की रेंज थी, और फिर ये तकरीबन 99 तक चला गया था। तो यहाँ से ये वापस आया है और एक दोबारा से अपना एक छोटा ब्रेकआउट देने के करीब करीब है। अच्छा, चीजें जो हैं वो पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही हैं।
अभी आप सिनेरियोज देखो, अगर आपने सितंबर अगस्त सितंबर तक का टारगेट रखना है, क्योंकि बिटकॉइन में बहुत लंबा टारगेट नहीं रखना, बिटकॉइन के अंदर महीने में ही गेम जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, और जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको बुक करना सीखो। मैंने भी यही गलती की है, कुछ चीजें मैंने सोलाना कुछ $60 का था, 300 पे भी नहीं बेचा, फिर जाके 150 पे बेचना पड़ गया। तो ये चीजें जो है ना आदमी सीखता है सम के जैसे जैसे टाइम गुजरता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था सबसे पहले प्रोजेक्ट और उसका मीम कॉइन। तो सोलाना एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी है, एक ऑल्ट ऑल्ट का सबसे हीरो भी है समझ लो, और फिर उसका एक मीम कॉइन है जो कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, विफ। ये विफ जो है ना ये अपने बॉटम में जो है ना इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ये मैंने यहाँ पे इसको ले लिया था, यहाँ पे ले लिया था, लेकिन फिर मैंने इसको बेचा भी, फिर अभी मैंने दोबारा इसको बाय किया है। ये 0.8 पर चल रहा है इस वक्त, हालांकि ये 0.3 पे था, 0.8 पे चल रहा है ये। जैसे ही ये सोलाना ने रन किया, ये 1.3 पहला टारगेट टच करेगा, फिर देखेंगे इसमें कितना इसमें पोटेंशियल है, और ये 2 पे जा सकता है। मतलब आपके महीने 1.5 महीने में या 2 महीने में मैक्सिमम, अगर जैसे ही कोई अच्छी न्यूज आती है इंटरेस्ट रेट की और क्रिप्टो से रिलेटेड जो कि आनी है, तो आपको ये बहुत बड़े गेंद दे देंगे। ये तो बात हो गई ना सिलेक्शन की। अभी चीजें मेजर जो चीजें हैं वो देखने की कौन सी है। वैसे तो आपको ग्रुप में और भी लोग काफी गाइड करते रहते होंगे, लेकिन जो चीजें मैंने बहुत चीजें देखी हैं जो कि शायद लोग उमूमन नहीं देखते होंगे, ये आप ना थोड़ा सा ना इसमें हम दोबारा से सेशन कर लेंगे। ये एक साइट है बिटकॉइन मैगजीन pro.com, ठीक है। इसके अंदर जाके आपने जो चीजें 4-5 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा एनालाइज करना है। इस पे हम अलग से सेशन कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगी और 4 बजे मुझे एक जगह निकलना था। तो ये जो एक एक आपने देखना है स्टॉक टू फ्लो मॉडल, और आपने देखना है एक आपने देखनी है RHODL रेशो, ठीक है। ये आपने देखनी है थोड़ा सा, इसमें आपने अम, खुद थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी है, फिर इसको डिस्कस करने में मजा आएगा क्योंकि इसमें टाइम बहुत चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेशो जो है, ये जो ऑरेंज लाइन है, जब ग्रीन में आए आंख बंद करो और बाय करो BTC को, ठीक है। ये तकरीबन इस तरह का है। अभी ये न्यूट्रल पर है, जब रेड पे आए तो आपने थोड़ा हल्का करना है। ये थोड़ा सा इसकी ना इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी है, इंडिकेटर ओवरव्यू क्या है, हाउ टू यूज दिस इंडिकेटर, ये सब चीजें। तो मैंने एक आपको बताया स्टॉक फ्लो, और फिर मैंने बनाया RHODL रेशो, और फिर मैंने आपको अ, और मैंने आपको 1 मिनट मैंने लिख के रखा तो आप भैया फेयर ग्रीड इंडेक्स, चलो ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। 200 पीरियड हीट वेव फंडिंग रेट और UXTO चार्ट, ये जरा इसकी कोई पिक्चर ले ले या देख ले, और इसको जो है ना हम नेक्स्ट सेशन में ना इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा मैंने पढ़ पढ़ के इन चीजों को देखा, और मैंने थोड़ा सा बैक टेस्ट भी किया, और चीजें जो है वो फेवर में गई हैं, जब भी मैंने फिर इसके अंदर थोड़ा बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का सोचा है। और मैं आपको इस वक्त सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जो जो सेफेस्ट सेफेस्ट जो है वो इस वक्त ये ये इसके अंदर थोड़ा सा इन 2 मीम्स में थोड़ा सा एक बहुत अच्छा गेन मिल सकता है, और इन 3 कॉइन्स के अंदर एक सेफ
पैसे आपके जो है ना वो रह सकते हैं। अगर ये 50% भी गिर जाते हैं तो ये रिकवर करके आपको वापस करेंगे, क्योंकि ये तीनों इस वक़्त बॉटम पे हैं, डंप है बिल्कुल। इथेरियम का भी मैं आपको डोमिनेंस दिखाऊँ ना, अगर इथेरियम की डोमिनेंस जो है, जैसे बीटीसी की डोमिनेंस, इथेरियम की डोमिनेंस तो देखो कहाँ पे ये मरी पड़ी हुई है। इसकी मैं वीकली चार्ट बताऊँ तो ये देखो, बिल्कुल मरी पड़ी हुई है। अगर ये ज़रा, अगर इसके अंदर एक आता है बनता है तो ये इथेरियम भी आपको डबल कर देगा। लेकिन इथेरियम के अंदर आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा 5x, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ उसका एक मीम लेके रखो। जैसे अगर फॉर सपोज़ किसी में आपने $1000 डाला है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो उसके अंदर अगर आप अ, 600 डॉलर डाल दो इथेरियम में, $400 डाल दो आप उसकी मीम में, वो $400 शायद आपको $1500 बन जाएंगे, और ये तकरीबन आपके $600 जो है हो सकता है वो 1000 तक ही पहुंच पाए। तो ओवरऑल मिलके फिर आपको जो है वो अच्छा गेन मिल जाएगा। तो इसलिए हर अच्छा प्रोजेक्ट और उसका मीम जरूर चलेगा। ये मैंने बड़ी जो है ना ये चीजें ऑब्जर्व की हैं 1.5-2 साल में, कि प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए और नीचे उसका एक मीम अच्छा होना चाहिए, वो चलेगा ज़रूर। और वो मीम जो है ना वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा। बाकी आप इसको देख सकते हैं टोटल 1 क्या है, इसका मीम टोटल 2 कैसे हम फाइंड करेंगे इथेरियम का? ये उसमें जाओ ना, उसमें लिख दो अपना, चैट जीपीटी में लिख दो, गूगल में लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, सब दे देगा आपको। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ करके बताता हूँ, 1 मिनट रुको। ये क्या है? What are the best memes for ETH? मुझे पता नहीं कौन कौन से बता रहा है भाई, मैंने नाम भी नहीं सुना। आदिल भाई ये वैसे मीम्स बताना शुरू हो गया है, इसको बोले मीम कॉइन बताए, फिर सही हाँ, रहेगा। सही कह रहे हैं। मैं बता भी दूं, इथेरियम की बात करता हूँ। देखा पेपे इसने सबसे पहला बोला, वही मैंने आपको बताया। शिव शिव एक जमाने में तो बहुत अच्छा चलता था, फिर उसके बाद इसका नहीं पता, वो जैक टर्बो टर्बो भी एक दफा जा चला था। डॉजलर, कुछ भी लिख दो, चैट जीपीटी तो तुम्हारे लिए फ्लॉकी फ्लॉकी बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके बाद फिर, लेकिन ना ज्यादा ज्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ो, बस एक आध रखो जो कि बेस्ट है। मेरे हिसाब से तो पेपे है। अच्छा खासा चला भी था, फिर रुक गया। विफ बहुत अच्छा है सोलाना के नेटवर्क पे, इथेरियम बहुत अच्छा है पेपे के इस पे, लिंक एक अच्छा है मास्टर कार्ड के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ है रिसेंट, एग्रीमेंट विद मास्टर कार्ड। अब है भी बड़ा, 13 13 डॉलर पे है, पर 24 25 26 आराम से जरा सी मूव आई जाएगा। तो ये 4-5 कॉइन्स ये हो गए, और ये बेस्ट प्रोजेक्ट्स इस वक्त है। अगर बीटीसी लेना है तो बीटीसी भी, लेकिन ठीक है बीटीसी को भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालो। इसके अंदर ज्यादा डाल सकते हैं सुलाना, लिंक और विफ में, सुलाना लिंक और विफ में ज्यादा डाल सकते हैं वैसे इथेरियम में। तो यार ये ओवरऑल थोड़ा सा था, जितना भी हो सका उतना डिलीवर करने की कोशिश की है। आप लोगों की फीडबैक अगर कोई है तो ज़रूर बताओ। अगर कोई ऐसा शेयर है जो कि आपको समझ में आता है कि वाकई पोटेंशियल है अदर देन जो हमने डिस्कस किया है। आदिल भाई मैं एक शेयर देख रहा था, NIO, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर है, चाइनीज कंपनीज है। हाँ मुझे आपने पता भी है देख? इसका, जी मैंने देखा हुआ है इसके अंदर बहुत, शुरू में लॉस किया है मैंने इसके अंदर जी। नियो में, लेकिन वो कितना प्रॉमिसिंग है आई डोंट नो, चेक करता हूँ दोबारा अस, से।
असल में ना मैं ये जो देखा इनिशियली ये 2020-21 में जब आया तो बड़ी हाइप थी उस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो वहां पे ये 66 पे होता था टॉप। हाँ हाँ आजकल सिर्फ $3.5 पे। लेकिन अगर आप देखेंगे खास तौर पे यूएई में अब ये न्यू के बोर्ड्स भी लग गए, बिल बोर्ड्स पे भी आ रही है, इसका एड वगैरह भी आ रहे हैं और गाड़ियां भी मार्केट में आना शुरू हो गई। तो मुझे हाँ लगता है ये $3.5 का बुरा नहीं है इस वक्त। हाँ, अगर इतना रिस्क तो लिया जा सकता है कि अगर इतना कम है तो। जी, क्योंकि 66 से गिरा है तो अगर अभी $3.5 पे अगर ज्यादा नहीं डबल भी हो जाए, 3 टाइम्स भी हो जाए तो $10 तक तो जा ही सकता है, जैसे जैसे इसकी मार्केट में प्रोडक्ट आना शुरू हो नहीं जाएगी। नहीं, इस तरह मत सोचा करो कि ये डबल हो जाएगा। डबल होने का कोई मकसद भी होना चाहिए ना। ऐसे तो एक इसमें बड़ा लॉस किया ना मुलन में। मुलन भी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला वो था ना, उसके अंदर वो कार्गो वैन बनाते हैं। ये कितनी दफा रिवर्स स्प्लिट हुआ है, कितनी दफा रिवर्स स्प्लिट हुआ है। ए, इसमें ये है ना, ये प्रॉफिट में भी तो आए ना। हर दफा ये नेगेटिव 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 पे ही चल रहे हैं। जी, नेगेटिव पे। लेकिन अभी बस इनकी ये कि प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ गई और यूरोप वगैरह में भी इनके 6-7 कंट्रीज में मतलब इनके खुल गए। तो BYD के बाद नियो का ही कहा जा रहा है। उसके साथ इनकी कोई एक और सिस्टर कंपनी, पता नहीं ओंडो या ओंजो ऐसे कुछ करके नाम है, हाँ हाँ हाँ। उनके भी ट्रक वगैरह कुछ हैं मार्केट में आ रहे हैं। चलो सर देखते एक हैं इसमें जरा क्वेश्चन है कि डिटेल। ऑल सीजन कब तक एक्सपेक्टेड है? इस साल के अंत तक हो जाएगा एक्सपेक्ट? बिल्कुल होना तो चाहिए यार। अभी ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जिस तरह के डायरेक्शन में जा रही है ना चीजें, आ, ये स्पाइक्स आते रहेंगे बीच बीच में। जैसे अभी एक स्पाइक आया 90 से 180 सोलाना एक महीने में, और फिर दोबारा आप करेक्शन पे 140। तो ये स्पाइक्स जो है ना, ये आप एक्सपेक्ट करेंगे। बस आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी कि कहाँ पे आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सोलाना में अभी 50% इन्वेस्ट हो जाते हो, और चलो 40% हो जाते हो, और 20% आप मीम लेके रख लेते हो और 40% छोड़ देते हो, तो ये बेस्ट टाइम है। और जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा सितंबर और दिसंबर में रेट कट की पूरी पूरी उम्मीद है। पूरी पूरी उम्मीद है कि 2 कट होंगे, और दोनों जो है, एक सितंबर में और एक दिसंबर में। शायद इसमें हो गया तो बड़ा सरप्राइज हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर वो होगा तो मार्केट उसको ऑलरेडी जो है अब्सॉर्ब करके बैठी हुई है। तो वो कोई एक 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 करेक्शन मोड में शायद जाए मार्केट थोड़ा सा। तो चीजें हैं कुछ अच्छे अच्छे उस पे भी है। कहते हैं ना लोग कि यार सिर्फ मार्केट नहीं देखो, कुछ वैल्यूएशन बिहाइंड द सीन भी चल रही होती है। तो ये जो यूएस मार्केट है इस वक्त, देखने वाली बात यह है कि इसमें बिहाइंड द सीन कौन सी ऐसे चीजें हैं जो कि अगले 6 महीने में ग्रो कर सकती हैं, जो कि एक बड़ा अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो वो चीजें ही सिर्फ मैंने आपके साथ आपके सामने रखी है, सो डिस्कस की है। एक हाउसिंग, क्वांटम अगर अच्छा चल गया, एआई आफ्टर करेक्शन, और हाँ, बस ये 3 चीजें ही मैंने आपसे डिस्कस की हैं। चले जी, मेरा ख्याल है सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस अटेंडिंग दिस वन। मुझे मुझे आप ये बताएं कि ये पॉज, मेरा ख्याल है चल रही है शायद रिकॉर्डिंग, राइट? इसको पॉज करना पड़ेगा। कोई बता सर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया आपका ये सेशन रखने का। इसको सर कोई मंथ में एक आधी दफा रख लिया करें तो बड़ी हेल्प हो जाती है सर। हाँ चले, इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश अच्छा, करेंगे कि इसको। एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाह रहा था मैं। अच्छा, ये जैसे यूएस मार्केट हो गया, बिटकॉइन हो गया, इसका सेफेस्ट वे कोई थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान से कैसे खरीद सकते हैं इन चीज़ों को? पाकिस्तान से कैसे खरीद सकते हैं? हाँ। यार इसके लिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाएगा आपको इसका आंसर करना, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग करते हैं वो तो बाइनांस भी यूज कर रहे हैं, एमईएक्सी भी यूज कर रहे हैं, और ऑन बाइबिट भी यूज। रॉयल भी होते हैं। क्या बोला?
वन रॉयल से भी हो जाता है, वन रॉयल पे भी अकाउंट बन जाता अच्छा है। हाँ, तो मुख्तलिफ चीज़ें यूएई के लिए बड़ा एक बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। ओकेएक्स है एक एक्सचेंज, वो तो बहुत ही आउट क्लास है, बड़ा अच्छा है। बैंक से डायरेक्ट पैसे वापस भी आ गए, बैंक को इश्यू नहीं। सर्वा एक है, वो बड़ा अच्छा है। बाइनांस ठीक है, लेकिन बाइनांस पैसे डिपॉजिट करने में तो ठीक है, विड्रॉ करने में वही उनका P2P सिस्टम है, तो वो मैं बहुत कम यूज करने लगा हूँ अब। ओकेएक्स ज्यादा यूज करने लगा हूँ। तो ये है इसमें। लेकिन आप जो है ना, इसका इसमें आप ग्रुप में भी डालोगे ना पीटीए यूएसडी में, वो आपको, आप रिजवान को जी टैग जी कर दो, रिजवान आपको बता देगा सारी चीजें। मेरा ख्याल है रिजवान को काफी नॉलेज है इस चीज में। मुबशिर है और वो अली है, ये तीनों तीनों तो अच्छे बहुत पुराने बंदे हैं। 8-8 साल 9-9 साल हो गए इनको क्रिप्टो में। तो ये वक्तन फवक्तन देते भी रहते हैं अपने चार्ट्स वगैरह, वॉइस नोट वगैरह, लेकिन इनको ज्यादा नॉलेज है कि हैंडल किस तरह करना है चीज़ों को। जी जी या तो इनको आप पर्सनली भी कर सकते हो, ग्रुप में भी डालो तो ये आपको जवाब जरूर देंगे। रिजवान भाई को हाँ, रिजवान को कर दो, रिजवान को। डन हो गया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्यों? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका सबका। फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह दोबारा से मिलेंगे। ओके, इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच।